हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी जो हम बात कर रहे थे उस बच्चे के बारे में जिसने रजिस्ट्रेशन कराने जब वो गया और उसका पता चला कि 10+2 में उसकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो उसने पास ही नहीं किया है। तो मतलब उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन 10+2 में फ़िज़िक्स, मैथ्स और बायोलॉजी ही थी। तो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बड़ी गलती थी उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि इसने ऐसे बच्चे को एडमिशन दिया जो क्वालिफ़िकेशन ही फुलफ़िल नहीं करता था। बट मैं ये भी कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें भी ये सब पहले चेक कर लेना चाहिए कि बच्चा जो आ रहा है ट्रेनिंग करने, कि उसकी क्वालिफ़िकेशन पूरी है कि नहीं। क्योंकि बेकार में ही वो टाइम ख़राब करेगा। इससे अच्छा है कि पहले जो गलती वो उसके डॉक्यूमेंट्स में है, कमी है या गलती है, वो उसको पहले ठीक कर ले। तो मेरा ये सजेशन ही रहेगा फार्मेसी काउंसिल के लिए भी। अगर कोई वहाँ का अधिकारी या हमारे रजिस्ट्रार साहब जो भी हैं वो देखें या देख लेते हैं, या कोई भी कैसे भी करके ये वीडियो देख लेते हैं, सेंड होता है सबको, तो ये एक ऐसा सर्कुलर निकाला जाना चाहिए जिसके तहत जो बच्चे जहाँ भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जिस भी हॉस्पिटल में या जिस भी डिस्पेंसरी में, तो उनका पहले सिर्फ हम लोग उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, तो उसको ही देख लेते हैं कि हाँ उनकी तरफ से उस कॉलेज से आया है, ये है वो है। मगर ऐसा नहीं है। उनका मेरे ख्याल से एक सारा डॉक्यूमेंट्स जो है उनका 10th से लेकर 10th क्लास ऑनवर्ड देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। हमारे टाइम में तो बाकायदा इंटरव्यू होता था ट्रेनिंग के लिए, फिर उसके बाद ही हम ट्रेनिंग में आ पाते थे। तो ये तो एक बहुत बड़ी गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो बच्चा, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, जिसके बारे में ये बात अभी यहाँ हो रही है, ये बात जो है वास्तव में बहुत गंभीर है। मगर उस बच्चे से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसा ना समझे कि उसके बारे में बात करके चर्चा की जा रही है, उसको जलील किया जा रहा है, बेइज़्ज़त किया जा रहा है, उसकी कमी को बाहर ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर ऐसी मंशा मेरी होती तो मैं उसका नाम लेता, उसके बारे में बताता, वो कौन बच्चा है, उसने क्या किया, उसका नाम पता तो मैं ज़रूर बताता ही। खैर पता तो मुझे नहीं मालूम, मगर उसकी जो आइडेंटिटी है मैं बता पाता कि वो कौन है। मगर ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ना मैं करना चाहूँगा, और ना मेरी कोई ऐसी मंशा है कि मैं किसी को जलील करूँ या उसको बेइज़्ज़ती करूँ। मगर गलत काम करना ही अपने आप में एक खुद के लिए एक ज़लालत का काम है कि आपका ज़मीर कैसे आपको इजाज़त दे देता है गलत काम करने के लिए। या तो आप गलत, आप अपने मन में जो है रखते हैं, बातें रखते हैं, इरादे रखते हैं, आपकी मंशाएँ खुद ही गलत होती है, या आप इतने बेवकूफ़ हैं या इतने नासमझ है कि आपको पता ही नहीं चलता कि एक बेसिक सी चीज़ आपको नहीं पता कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ी लापरवाही है। लापरवाही क्या, लापरवाही भी नहीं कहूँगा, बेवकूफ़ी है। लापरवाही तो किसी से भी हो जाती है, हो सकती है। जो केयरलेस बंदा होता है, जिसका बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड जिसे कहते हैं, बेपरवाह, लापरवाह इंसान, वो गलती कर जाता है अपने आप को ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आके। मगर ये लापरवाही, इसे तो लापरवाही की श्रेणी में भी नहीं कहा जाएगा। या तो ये बेवकूफ़ी कहलाई जाएगी, या फिर आपका जो जो सोच समझ का जो दायरा है, उसको हम कहेंगे कि आपकी जो सोच है, आपकी जो मंशा है, वही गलत है। आप सोचते हैं कि हम सब काम जो है, हम तो अपनी जो पहुंच से, अपने पैसे से सब कुछ करवा लेते हैं। तो ये बात है, ये गलत, इस तरह की विचारधारा बहुत ही गलत है, बहुत ही ख़राब बात है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये जो इस तरह की समस्या आई है उस बच्चे के लिए, इसका एक्चुअल आगे क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत ही एक पेचीदा मामला बन चुका है। और इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में कही थी कि 2 तरह की बात मैं करना चाहूँगा। आज ये जो दूसरी तरह की बात मैंने जो कही थी, मैंने कहा था कि ये फ़ार्मेसी से रिलेटेड नहीं है और ये शिक्षा से संबंधित है। देखिए, फ़ार्मेसी
के बारे में हम बात करते हैं, फार्मेसी के कोर्स के बारे में हम बात करते हैं, फार्मेसी की क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम बात करते हैं, फार्मेसी के कोर्स में प्रवेश करने के लिए क्या-क्या पात्रताएँ हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। फार्मेसी का जो ट्रेनिंग है उसमें हम कैसे आज कैसे आते हैं और क्या हमें काम करना होता है, ये सब हम बातें करते हैं। ये सब तरह से देखा जाए ये सब भी तो फार्मेसी भी तो एक शिक्षा ही है ना, एक टेक्निकल एजुकेशन है, शिक्षा ही है ये। और जो अभी तक हमने बातें की है कि ये सीखते हैं, ऐसे बच्चे आ जाते हैं, हमें मैं हमेशा कितनी बार मैं ये बात कह चुका हूँ कि हमें प्रॉपर जो है अपनी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, सही तरीके से करनी चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई लिखाई में कोई शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप बस दिखाने के लिए या काम धंधा आगे बढ़ाने के लिए आपको कोई डिग्री चाहिए, वो फिर वो एक डिग्री नहीं, मैं तो डिग्री नहीं कहूँगा आपको, वो डिग्री नहीं है, वो आपको एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए। फिर तो महज़ उसकी कीमत एक कागज़ का टुकड़ा है। अगर आपको बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के आपको घर बैठे डिग्री, डिप्लोमा जो भी कोर्स है, उसका जो भी सर्टिफ़िकेट चाहिए, तो फिर वो आपके लिए उसके मायने आपके लिए कुछ भी नहीं है, कागज़ के टुकड़े के बराबर है। वो जज़्बा आपको नहीं है उसके लिए, जो जज़्बा उस इंसान को होगा जिसने मेहनत करके रात दिन, चाहे कोई सा भी कोर्स हो। एक नॉर्मल बच्चा जो ग्रेजुएशन करता है, बीए पास भी करता है, वो भी कोई बेकार क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है। नॉर्मल बीए भी पढ़ता है, अपने दम से, अपनी मेहनत से एक-एक क्लास अटेंड करता है, अपने लेक्चर अटेंड करता है, अपने असाइनमेंट्स वगैरह पूरे करता है, अपने थ्योरीज़ असाइनमेंट्स अपने सब कुछ एग्ज़ाम देता है। उसमें भी मेहनत होती है और ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफ़िकेशन बेकार है, आगे जाके उसमें कोई काम नहीं आना। उसके भी कहीं न कहीं जो है प्रोस्पेक्ट्स होंगे ही। और जब वो उस कोर्स को भी कोई बच्चा करके आता है ना, तो उसके मन में इतनी खुशी होती है, अरे वाह! आज 3 साल की मैंने अपनी डिग्री जो है पूरी कर ली। अब जो उसको जो डिग्री मिलती है तो उसके लिए उसके मन में उसको एक अलग ही एक एहसास, एक जज़्बा होता है, एक भावनात्मक रिश्ता होता है अपनी डिग्री के साथ, अपनी क्वालिफ़िकेशन के साथ। देखो मैंने ये अचीव कर लिया, उसके आँखों में खुशी के आँसू होते हैं। एक बहुत अहमियत होती है उसे, वो अपनी दौलत से भी ज़्यादा संभाल के रखता है, लैमिनेट करा के रखता है, मेरी मार्कशीट है, मेरा डिप्लोमा है, मेरी डिग्री है, तो अच्छे से संभाल के रखता है। उसे पता है कि ये इसके बहुत मेहनत करके 3 साल मेहनत करके, 4 साल मेहनत करके डिग्री हमने पास की है, पढ़ाई लिखाई की है। और जिसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, उसको तो कोई मतलब ही नहीं उसकी, चाहे वो डिग्री गुम हो जाए, जल जाए, भुन जाए, वो दोबारा निकाल लेगा, डुप्लीकेट निकलवा लेगा, उसको उसके मन में वो जज़्बा नहीं होगा उसके लिए। तो ये सब बातें मैंने की थी, कि इस तरह की जो बात मैंने की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं जो बात स्टार्ट करने जा रहा हूँ, शायद आप लोग सुन के कहें कि जो पहले बात कही इसका थोड़ा-सा उसके अपोज़िट बात कर रहे हो, उसके कॉन्ट्ररी है या उसके विपक्ष में है। ये बहुत अजीब-सी बात थी दोस्तों, बहुत मुझे दिल में अंदर तक ये बात चुभ गई। क्या ये हो क्या रहा है? ये शिक्षा की बातें ही हैं, जो हम सब बातें कर रहे हैं, ये भी शिक्षा ही है, टेक्नोलॉजी वाली शिक्षाएँ हैं। हम सब पढ़ते हैं, शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि पढ़ाई-लिखाई का महत्व तो हमें पता ही है। शिक्षा, अगर कोई एक परिवार में कोई एक भी व्यक्ति अच्छे मायने में शिक्षित होता है, तो वो अपने उस परिवार का उत्थान कर देता है। आगे जाके उसके मायने बहुत हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं, हमारे जो दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल जी, उनका कोई स्टेटमेंट था, कोई बात थी, पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहे थे वो, तो उसमें बीच में एक बात ये निकल आई, उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है पैसों की मदद नहीं कर सकता। वो ये कह रहे थे कि पैसों की मदद नहीं कर सकता कि मैं आपको लाखों को रुपया दे दूँ, मैं आपको ये दे दूँ, मैं आपको वो दे दूँ। हाँ, मगर मैं आपके बच्चों को इस लायक बना दूँगा कि वो इतना पढ़ा दूँगा, मैं शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दूँगा और इतना लायक बना दूँगा कि वो बच्चा जब पढ़ लिख के आएगा ना, स्टार्टिंग सैलरी, जैसे अगर वो बच्चा होनहार है मगर गरीबी के कारण, अभाव के कारण वो नहीं पढ़ पा रहा, आगे नहीं आ पा रहा, तो
एक होनहार छात्र सिर्फ गरीबी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से आगे नहीं निकल पा रहा, तो वो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं उन बच्चों को इतना लायक बना दूंगा कि वो आईआईटी जैसे जो संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है या मेडिकल के संस्थान है, कॉलेजेस हैं, वहाँ से वो पढ़ के बच्चा जब निकलेगा तो स्टार्टिंग सैलरी उसको उतनी होगी कि वो आपको लाखों रुपए कमा के देगा। ये हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने कहा, और ये बात तो बहुत सुंदर लगी सुनने में, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के, कितनी अच्छी बात है। वास्तव में अगर ऐसा होता है, वास्तव में सही मायने में हमारे बच्चों को या हमें भी काश उस टाइम ऐसा कुछ मिला होता कि शायद हमें इतने अच्छे हालात नहीं मिले, अवसर नहीं मिले। बेहतर, अगर जितना बेहतर हमें सुविधाएं मिलती है, हम उतने ही अच्छे निखर पाते हैं। तो खैर, हमारे ज़माने की बात गई। अब जो बच्चे हैं, अगर वास्तव में उनको ऐसी व्यवस्था मिलती है, ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जैसे हमारे सीएम केजरीवाल जी कह रहे थे, अगर ऐसा होता है तो कितना अच्छा होगा दोस्तों। हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बच्चे को अपने पढ़ा नहीं सकते, कोई रिक्शा वाला है, कोई कूड़ा बीनने वाला है, उनको उनके पास पैसा नहीं है, स्कूलों में इतनी महंगी फ़ीस है, और इस महंगी फ़ीस की मार मैं भी देख चुका हूँ, मैं भी झेल चुका हूँ। मेरी बच्ची को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया मैंने, और उसमें बेइंतहा अभी तक खर्चा आ गया। और मैं ये नहीं जताना चाहता कि बच्ची के लिए पढ़ाई के खर्चे के लिए देखो ऐसे रो रहा है, ये है वो है, नहीं। मुझे बुरा ये लगा कि बच्ची की पढ़ाई के लिए खर्चा हो रहा है, बच्ची बस स्कूल की तरफ से कोई ऐसा मुझे दिखा नहीं, लगा नहीं। तो 2 साल तो लॉकडाउन में निकल गए, ऑनलाइन क्लास के चक्कर में जो कुछ था हमको ही करना पड़ा। हर बात में माँ बाप को इन्वॉल्व किया जा रहा है। पेरेंट्स प्लीज़ बी ऑलवेज प्रेजेंट विद योर किड, ये ऐसे करके ये कराओ, अब वो कराओ। और उसके बाद जब स्कूल खुल गए, रेगुलर बच्ची स्कूल भी जाने लगी, तो भी हमें कुछ लगा नहीं कि इतनी फ़ीस ली जा रही है, किस बात की ली जा रही है। सब कुछ अगर हम नहीं कराना है तो टीचर्स लोग क्या करा रहे हैं स्कूल में। तो ये देख के बहुत अचरज हुआ वास्तव में कि ये क्या क्या लगा रखी है, इतना इतना पैसा वसूला जा रहा है बच्चे की शिक्षा के नाम पे, और हम सच में बताएं तो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते कि बच्चे की शिक्षा के नाम पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और हमारे केजरीवाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली के, इन्होंने जब ये बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि वाह, देखो कितनी अच्छी बात है। अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है, मैंने खुद से देखा। एक बारी मैं किसी ऑफिशियल कारण से कहीं जा रहा था रिक्शे में बैठ के, और बातों बातों में ही रिक्शे वाले से बात हुई मेरी, और वो कहने लगा वो अपने बेटे को बीटेक करा रहा है। अब ये मुझे नहीं पता कहाँ से करा रहा है, उसके लिए ख़र्चा वगैरह की मुझे बहुत दिन रात मेहनत करनी है, मेरे बच्चा को मुझे पढ़ाना है, उसे बीटेक इंजीनियर बनाना है। एक्चुअली बात हुई शुरू, उसने मुझसे बेहिसाब पैसा मांगा, ज़रा सी दूरी के लिए उसने, वो साइकिल रिक्शा था, 100 रुपया मांगा। मैंने कहा भैया इतना तो लगता नहीं, तुम बहुत बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। तब उसने कहा कि क्यों नहीं, हमको भी क्या अपना रोजी रोटी नहीं कमानी, हमें क्या पैसा नहीं चाहिए। पहले तो बहुत बिगड़ने लगा, बहुत ही नाराज़। धीरे धीरे उसकी बातों में, उसकी आवाज़ में एक दर्द मुझे दिखने लगा, बहुत भावुकता नज़र आने लगी। मैंने उससे कहा भैया तुम्हारी बातें सुन के मेरा मन तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा है, और तुम कह रहे हो जैसे कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, सबको अपनी रोज़ी रोटी चलानी है, कोई निर्धारित नहीं है तुम्हारे लिए कि कितना तुम कमा पाते हो सारे दिन भर में। तो मगर मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, और मैं सरकारी काम से ही एक जगह से किसी और जगह किसी दूसरे कार्यालय में जा रहा हूँ, और मैं एक निर्धारित पैसा ही दे सकता हूँ। हाँ, जाती तौर पे मैं तुम्हें, चलो मैं तुम्हारी मदद कर लेता हूँ। फिर इसी तरह बातों बातों में उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि मुझे अपने बच्चे के लिए करना है, मुझे अपने बच्चे के लिए कमाना है, दिन रात एक करना है, उसे मैं बीटेक करवा रहा हूँ, उसे इंजीनियर बनाना है, अभी वो 3rd ईयर में आ गया है, कैसे भी करके मुझे पैसा जुटाना है। तो उसकी बात सुन के तो मेरा दिल पसीज गया, और मैं बहुत खुश हुआ। देखो कितना अच्छा जज्बा है एक पिता के मन में अपने बच्चे के लिए, कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। आज एक रिक्शे वाला, आज से कई साल पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था, आज एक रिक्शे वाला भी
सोचता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, और उन डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई के लिए कितना बेहिसाब पैसा लग रहा है दोस्तों। आप लोग सोच के दंग हो जाओगे, इतना ज़्यादा पैसा, इतना बेहताशा पैसा कहाँ से एक आम आदमी, एक गरीब इंसान कहाँ से इतना पैसा लाएगा, बताओ मुझे, कोई बता सकता है? और अगर ऐसे में वाकई में हमारे सिर्फ दिल्ली सरकार के नहीं और दूसरे राज्यों में भी जो सरकारी स्कूल है, वाकई में इनका जो स्वरूप, इनका प्रारूप इतना अच्छा हो जाता है, निखर जाता है कि वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे इतने होनहार निकलते हैं कि आईआईटी और एम्स जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में इन बच्चों का दाखिला होता है, और ये वहाँ से पढ़ के पास हो जाते हैं, और उनकी पढ़ाई का खर्चा इतना ना हो या हो ही ना, सरकार उसका बोझ उठाती है, तो कितना अच्छा हो। वो लोग पढ़ लिख के आके देश के काम ही आएंगे, देश का भलाई करेंगे, और एक परिवार का उत्थान होगा। तो ये सच में एक बहुत ही संवेदनशील बात है, बहुत ही देखा जाए तो बहुत भावुकता मन में आ जाती है, आंखें डबडबाने लगती है। सबको हम शिक्षा का अधिकार है, ये हमारे संविधान में कहा गया है, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों आज ये जो शिक्षा का अधिकार है ना, धीरे धीरे हमसे छीनता जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि स्कूलों की मनमानियाँ इतनी बढ़ती जा रही है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानियाँ इतने इतने ज़्यादा बेहताशा पैसे वो मांगते हैं। ये चीज़ सिखानी है बच्चे के लिए, इतना फ़ीस ला दो, बच्चों को ऑडिटोरियम ले जाना है, इतना रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दो, अभी स्विमिंग सिखानी है, इतनी फ़ीस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कहाँ से कोई इतना पैसा, एक आम आदमी या लो सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉय है, या कोई एकमात्र इंसान है जो अपने परिवार में कमाता है, उसे घर भी देखना है, अपने माँ बाप को भी देखना है, बच्चों के लिए आगे भी सोचना है, वो इतना पैसा कहाँ से लेके आएगा? कहाँ से लेके आएगा इतना पैसा? वो तो उसी बोझ तले दब जाएगा, उसकी खुद की तो ज़िंदगी कुछ रहेगी नहीं। वो चाहेगा कि बच्चा उसका पढ़ जाए। अब सही मायने में अगर इतना खर्चा करके सही मायने में अगर शिक्षा भी ना मिले तो फिर क्या होगा? वो इंसान तो ठगा सा महसूस करेगा अपने आप को कि बच्चे के लिए इतना पैसा लगाया और बच्चा फिर भी आगे पढ़ नहीं पाया, अब उसे प्राइवेट ट्यूशन भी दिलानी पड़ेगी। अगर जब आप इतना पैसा ले रहे हो तो फिर आप इतना अच्छे तरीके से क्यों नहीं पढ़ाते हो बच्चों को कि वो बाहर कोचिंग लेने की जाए ही ना, उसे ज़रूरत ही ना पड़े। एक तरफ से तो ये स्कूल इतने पैसा वसूल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, दूसरी तरफ से कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, मेडिकल के लिए ये, इंजीनियरिंग के लिए ये। अब उसके में भी पहले होड़ लग रही है कि उससे हाँ जी हाँ, इतना नंबर होगा, इतना होगा तो आपको जो है हम कुछ छूट दे देंगे, स्कॉलरशिप दे देंगे। भागम भाग लगी पड़ी है, बच्चा कितना करेगा, कितना पढ़ पाएगा? वो तो हमेशा दहशत में आ जाएगा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग ऐसा क्या कराते हैं जो इतना दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से कोचिंग लेने के बाद बच्चा आईआईटी का एग्ज़ाम पास कर लेगा, मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब अगर कुछ करवा पाते हैं, वाकई में इतने सक्षम हैं, इतना पैसा लेके इतना पढ़ा पाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे स्कूल में क्या कराते हैं, हमारे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? आजकल ऑनलाइन भी इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बैजू फैजू पता नहीं क्या क्या आ गया है कि ये पढ़ा लो। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा एक बात, मैं बड़ा हैरान हूँ। अभी तकरीबन 1 साल पहले मेरे घर में कुछ लोग आए, बहुत ही 2 लड़के थे, बड़े स्मार्ट हैंडसम से और बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले, बहुत ही स्टाइलिश वे में बैजू की तरफ से आए। अब ये पता नहीं कैसे आए, हमारी पत्नी हमारी बेटी को लेके कहीं जा रही थी, रास्ते में इनका कोई कैंप दिखा होगा और इन्होंने जस्ट बच्चे को, हमारी बच्ची बहुत प्यारी लगती है, मतलब सभी माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, और उसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत चार्मिंग है। वो खुद ही मतलब एक्साइटेड होके, कौतूहलवश होके वहाँ बैजू वाले जो कोई भी कैंप लगा के बैठे होंगे उनकी तरफ देखी, स्माइल करी, और वो भी उसकी स्माइल को देख के उसके पास आ गए। हमारी पत्नी से बात की, हाँ जी मैडम जी, आपकी बच्ची क्या पढ़ती है, क्या करती है, रजिस्ट्रेशन क्या है कराना है आपको, ये है वो। तो जस्ट फॉर अपना एक्साइटमेंट ख़त्म करने के लिए और अपना जो उत्साह था उसको जानने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए हमारी पत्नी ने उनके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है
जो भी फॉर्म वॉर्म भर लिया। हाँ, आपकी बच्ची को हम थोड़ा एग्ज़ामिन करेंगे, हमें सही लगा तो हम आपके घर में आएंगे, बच्ची का एक हम टेस्ट लेंगे, और अगर बच्ची उसमें पास हो जाती है तो हम ऑनलाइन बच्चे को जो है इतना कॉम्पिटेंट बनाएंगे कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम हो जाएगी, वो बहुत ही होनहार बन चुकी होगी। फिर हमारी पत्नी ने जब ये बताया कि जी ऐसे लोग आने वाले हैं, संडे को आ गए। अब वो बच्चे को इतना ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगे कि लॉकडाउन में बच्चे ने क्या ही पढ़ाई की होगी, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। मैंने कहा क्या पढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम करा ही सकते हैं, ये सब हम कराते भी हैं। अब वो कई तरह के उसने बताए, तरीके बताए, नहीं हम बच्चों को कार्टून दिखा के उसके मन में कार्टून के ज़रिए उसको पढ़ाएंगे, डोरेमोन उसको पढ़ाएगा, पता नहीं क्या क्या बेकार की बातें वो कहने लग गए। मैंने उसकी सारी बातें सुनी और फाइनली मैंने कहा मुझे नहीं कराना। क्यों नहीं कराना? मैंने कहा मुझे नहीं सही लगता कि बच्चे को तुम कार्टून डोरेमोन पढ़ के, तो नहीं, बच्चा बड़ा अट्रैक्ट होता है तो वो उसके माइंड में वो बात बैठती है। एक पल के लिए उसने मेरी बेटी से पूछा कि अच्छा डोरेमोन देखते हो, डोरेमोन में उसके कौन कौन फ्रेंड्स हैं? तो मेरी बच्ची ने सबके नाम बताए, डोरेमोन का नोबिता, और उसकी दोस्त कौन कौन है, जियान है, सुनियो है, सबके बारे में उन्होंने पूछा तो वो सब बता दिया। मतलब जो जो उसने कहा कि बच्चे अपने जो जो डोरेमोन देखते हो उसके डोरेमोन के दोस्तों के नाम बताओ, उसने बता दिए सारे दोस्तों के नाम बताओ। तो उसको वो तुरंत याद रहे थे कैरेक्टर, तो उसने बता दिए। तो वो उस बात को इससे जस्टिफाई करने लगा कि क्योंकि बच्चा डोरेमोन जैसे कार्टून देखता है तो वो उससे अट्रैक्ट होता है, तो वो बातें उसके जहन में रहती है, वो जल्दी सीख लेता है। और उसने कुछ चीज़ें पूछी जो मेरी बेटी नहीं बता पाई क्योंकि वो डर गई थी, घबरा गई थी। तो मैंने कहा कि बच्चों को, इतनी छोटी उम्र के बच्चे 4-5 साल के बच्चे हैं, इनको अभी एजुकेशन के मायने नहीं मालूम, ये नहीं जानते कि एजुकेशन हम क्यों एक्वायर करना है, हमें स्कूल क्यों जाना है, हमें स्कूल जाके क्यों पढ़ाई करनी है, किस लिए पढ़ाई करनी है। बच्चों को तो हर चीज़ खेल लगती है, और डेफ़िनेटली कार्टून सबको अच्छा लगता है। हम जब छोटे थे हम भी कार्टून देखते थे, हमारे ज़माने में कोई और तरह के कार्टून आते थे, अब इस ज़माने में ये सब कार्टून आ रहे हैं। बच्चों को वो अच्छा लगता है, वो पढ़ाई की चीज़ों से दूर भागते हैं, और बट वो खेल खेल में सीखते ज़रूर है। उन्हें जब पढ़ाई, एजुकेशन एंटरटेनिंग लगती है तो वो इनडायरेक्टली उनके माइंड में वो पढ़ाई घुस जाती है। मगर जब आप उनसे पूछते हो, क्वेश्चनिंग करते हो एग्ज़ाम के उससे, तो वो डर जाते, सक-पका जाते हैं, जवाब नहीं भी दे पाते, चाहे आप उनसे फ्रेंडली टोन में बात करोगे। बच्चों को पढ़ाई का अभी मायने नहीं मालूम, धीरे-धीरे जब बड़े होंगे तब उन्हें पता चलेगा ना। जब वो अभी तो नर्सरी, केजी, फिर फर्स्ट पहली क्लास में आई थी मेरी बच्ची, और उसने उसका 2 घंटे तक एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया, मतलब सामने लैपटॉप रख के, और जो केबीसी में पूछते हैं ना कि बेटा कौन सा एक ऑप्शन बताओ, लॉक करो, ऐसे वो कर रहे हैं। तो कई चीज़ें होती है, वो नहीं बता पाई, कन्फ्यूज़ थी या डर गई, घबरा गई, कई कई सवाल के उसने जवाब दिए भी। अब बात ये हुई, वो कहने वो तो डोरेमोन का कार्टून कैरेक्टर के थ्रू, मैं उसकी सारी बातें सुन रहा था, कार्टून के थ्रू पढ़ाएगा। मेरे को तो लगा ये बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि कार्टून में बच्चा इतना खोया रहता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उसका जो सारा ध्यान है कार्टून पे होता है। कार्टून हट जाता है फिर उसको कोई मतलब नहीं रहता कि वो उसने क्या बात कही थी। वो बच्चा उसके एनिमेशन से, उसके कलर से, उसके साउंड इफ़ेक्ट से ही अट्रैक्ट होता है। वो उसकी बातें जो वो दिखा रहा होता है, कहानियाँ, जैसे डोरेमोन तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अलग तरह की कहानियाँ उसमें डोरेमोन जो है दिखाता है। कभी वो टाइम ट्रैवलिंग का वो उसमें बहुत दिखाता है, टाइम ट्रैवल से वो यहाँ पहुँच गए, स्पेस के बारे में बताता है, ये है, इतना प्लेनेट था, नोबिता उस प्लेनेट में फंस गया, ये वो तो छोटे बच्चे, उनको पता भी नहीं होता कि ये सब क्या चीज़ है। धीरे 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 वो चीज़ समझते हैं, पूछते हैं कि अच्छा ये ऐसे बता रहा है। और बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सब फ़िक्शनल है, इसे समझना ज़रूरी है कि, क्योंकि बच्चों के मन में कार्टून को लेके या उसको लेके कोई गलतफ़हमी हो गई तो वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो वही उसको फिर अपनी दुनिया बना लेते हैं। फिर वो डोरेमोन या किसी और कार्टून कैरेक्टर के थ्रू एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पाएगी, वो भूल जाएगा। फिर मैंने कहा देखिए,
बच्चे तो भागते हैं एजुकेशन से, उन्हें नहीं पता होता कि हमें क्यों पढ़ना है। जब उससे पूछा जाता है ये क्या पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, तो उसे बहुत ख़राब लगता है। मेरी बच्ची को नहीं, सभी बच्चे को ख़राब लगता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उन्हें एजुकेशन के मायने समझ में आते हैं, धीरे धीरे पता चलता है अच्छा हमें ये करना है। हम भी बच्चों को लालच देते, देखो बेटा अगर तुम पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, अगर तुम ऐसे करोगे तो पढ़ लूँगा। उस टाइम बच्चों को पता नहीं होता है, बट हमें सिर्फ ये जज करना होता है कि इसके जो बात बच्चा उस इंफॉर्मेशन से पीछे ना रह जाए। मन चला है, उसका चंचल मन है, तो उसको वो चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी, उसे तो अपनी मस्ती करनी है। तो उसको एक तरह का हम लालच दे के, ल्यूरमेंट करके उसको जो हम जज करते हैं कि हाँ, कि ये बच्चा वो उस इंफॉर्मेशन के बारे में जानता भी है कि नहीं जानता है, तो ये हमें पता चल जाता है। तो मगर जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात होती है बच्चा पीछे भागने लग जाता है। तो मैंने उनको कहा कि देखो, उसने आपने डोरेमोन के सारे दोस्तों के नाम आपने पूछे, उसने बताया, क्योंकि उसकी फैंटेसी सिर्फ उस डोरेमोन की जो वियर्ड सी हरकतें हैं उसके, डोरेमोन की और डोरेमोन के दोस्तों की, जियान की, सुनियो की, और जो उसकी एक जो गर्लफ्रेंड भी है लड़की सुजुका, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की। और जो एक ख़ास दोस्त था उसका, उसके बारे में तो बात ही नहीं की। और वो कौन था? वो था डेकी सूजी। डेकी सूजी के बारे में क्यों नहीं बात की? क्योंकि डेकी सूजी पढ़ाकू लड़का है भाई। वो हमेशा पढ़ता ही रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। नोबिता कभी नहीं पढ़ता, उसे पढ़ना ही नहीं होता। वो पढ़ाई लिखाई, वो कहता है इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है, मैं कैसे पढ़ लूँ। वो सोचता है कि डोरेमोन ही कोई गैजेट ला के दे देगा तो मैं उसमें से सब कुछ काम कर लूँगा, मेरे को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब फैंटेसी में बच्चा जीता है, तो आप कार्टून के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? और उसके नाम पे माँ बाप को बेवकूफ़ बना के आप लोग उनसे लाखों पैसा वसूल करना चाहते हो। तो ये एजुकेशन के नाम पे कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। अगर बच्ची को सारे कैरेक्टर याद थे, ढेकी सूजी क्या बुरा था? ढेकी सूजी इसलिए याद नहीं रहा बच्ची को क्योंकि वो हमेशा पढ़ता ही रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। वो बहुत होनहार लड़का है, बच्चा है छोटा सा। इतना जितना होनहार उस कैरेक्टर को दिखाया गया है, नहीं होते हैं जनरली बच्चे। आज के ज़माने में तो नहीं होते जो अपना काम खुद ही करे, किचन में भी जाएँ। ख़ासकर जो हमारे जो बॉयज़ हैं, बेटे हैं, हमारे हमारे समाज में जितने जिस घरों में बेटे हैं, वो अपना काम करके राज़ी नहीं हैं। उठा के चप्पल यहाँ फेंक दी, जुराब वहाँ फेंक दिया, किचन में जाके वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। आजकल तो लड़कियां भी नहीं करती हैं। तो इतना सेंसिबल उस बच्चे को दिखाया कि वो पढ़ता भी है, अपने सिलेबस के अलावा और भी बहुत सारी किताबें पढ़ता है। उसे इतना पूरा इंसाइक्लोपीडिया टाइप का वो बच्चा है। तो इसीलिए ऐसे कैरेक्टर को आप कार्टून फॉर्म में दिखाएंगे जो कोई बच्चा उसको, शायद ही कोई रेयरली उसे रहे। जो फैंटेसी आती है कार्टून की बच्चे को, तो उसको सिर्फ डोरेमोन में या किसी और कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर में सिर्फ वही सब कैरेक्टर याद रहते हैं जो मौज मस्ती करते हैं, जो अपना इंजॉयमेंट करते हैं, जिन्हें खेलना कूदना उछलना, जैसे मिक्की माउस उछलता रहता है, कूदता रहता है। हालांकि बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे कार्टून के दिखाए जाते हैं जो बच्चों को सिखा रहा है, बट मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ क्योंकि वो कैरेक्टर, जो कार्टून कैरेक्टर जो है, वो कुछ टाइम का ही इफ़ेक्ट उसका रहना है। मिक्की माउस ऐसे उछल उछल के, गाना गा गा के बच्चों को काउंटिंग सिखा रहा है, ये सिखा रहा है। मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करने का, जब तक उसके स्किल्स अंदर से डेवलप नहीं हो रहे। हालांकि वो बहुत मुश्किल है छोटे बच्चे के अंदर जगाना, उसको इनडायरेक्टली ही हम जगा सकते हैं। उसको एजुकेशन का महत्व समझा के हम नहीं जगा सकते, क्योंकि एजुकेशन का महत्व तो छोटे बच्चे को कहाँ समझ में आएगा। स्कूल में अगर फिज़िकली आप टीचर स्टूडेंट, जो बच्चा, छोटा बच्चा, उनका आपस में इंटरेक्शन होता है ना, तो ही बच्चा सीख पाता है। आप कार्टून कैरेक्टर के थ्रू, मतलब सारे दिन भर बच्चा बैठा रहे मोबाइल के आगे, लैपटॉप के आगे, 2 साल तक कोरोना में वैसे ही ऑनलाइन बैठा रहा। अब तुम चाहते हो, कहते कि आपको क्या पता, आप सारे दिन भर बिज़ी रहोगे, आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, हमारा ये कार्टून कैरेक्टर, हमारा ये बैजू ऐप आपको पढ़ाएगा। अरे बैजू के थ्रू ही क्या, आज से पहले क्या बैजू बैजू नहीं था तो क्या बच्चे पढ़ते नहीं थे, टॉप नहीं करते थे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकालते थे? जो होनहार होते हैं वो कहीं पर भी रह के आगे निकल ही जाते हैं। अगर मेरी बच्ची होनहार है, उसमें टैलेंट है, तो वो जितना हम पढ़ाएंगे, जितना उसके साथ हम कोशिश मेहनत करेंगे, वो तब भी निकलेगी। और ना निकलने वाला तो कोई चाहे कुछ भी करा लो, नहीं निकलने वाला। और एक ऐसे एग्ज़ाम्पल है हमारे रिश्तेदारी में, हमारी
पत्नी के कज़न ब्रदर है, उनकी बेटी, जो एक बहुत कुछ कंज़र्वेटिव टाइप की फैमिली है और रिसोर्सेस इतना अफोर्ड नहीं करते हैं और बहुत सादगी में रहते हैं। उनकी बच्ची जो है सरकारी स्कूल में पढ़ी और सरकारी स्कूल में खुद अपने आप से उसकी माताजी जो हैं वो उसे खुद से पढ़ाती हैं। कोई ट्यूशन्स नहीं, कोई बैजू-फैजू, ये ऐप, वो ऐप, ऑनलाइन एजुकेशनल एकेडमी कुछ नहीं जॉइन कर रखा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्ची अपनी मामा से या अपने स्कूल के टीचर से हेल्प लेती है पढ़ाई के लिए और उस बच्ची ने टॉप किया अपने स्कूल में, अपने क्लास में, मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में, 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में वो 98% मार्क्स लेके पास हुई वो बच्ची उस साल। और उसके ही लेवल के दूसरे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, पब्लिक स्कूल में हज़ारों लाखों रुपया की फ़ीस अपने माँ बाप से भरवाते थे और ऊपर से ये बैजू का ड्रामा लगा रखा था। इतने बड़े बड़े टैबलेट लेके उसी में लगे रहते हैं, टिक 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 करने हैं। वो टेक्नोलॉजी दिखती है तो सबको लगता है हाँ ये बहुत पढ़ रहा है, बहुत सही है, ये है वो है। टेक्नोलॉजी हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। और वो बैजू वाले टैब लेके घूम के पढ़ने वाले बच्चे वो पीछे रह गए हैं। और ये जो बच्चे जो सादगी में रह रहे थे, जो अपनी मेहनत कर रहे थे, सही मायने में मेहनत कर रहे थे, वो आगे निकल गए। तो ये सब क्या ज़रूरी है? मेहनत करने पे, सादगी से मेहनत करने पे क्या आगे नहीं निकला जा सकता? हम क्यों इन सब के चक्कर में पड़े? क्यों हमको ये सब लालच दे रहे हो, हमको बहकावे में डाल रहे हो? अब इतना पैसा तुम एक आम आदमी का खर्चवाना चाहते हो, अपने आप को बड़ा स्मार्ट दिखा रहे हो, बड़ा वो दिखा रहे हो कि हाँ हम तो बहुत ही टेक्नोलॉजी वाइज़ बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, हम तो आपके बच्चे को ये करा देंगे, वो करा देंगे। कितनी ख़राब बात है, कितनी ख़राब बात है। लूट मचा रखी है एजुकेशन के नाम पे। तो ये सब बातें बहुत मन को ख़राब कर देती है, बहुत ख़राब लगता है। एजुकेशन लेना कितना मुश्किल हो गया और एजुकेशन एक्वायर करना कितना ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा बेहताशा ज़रूरी है एजुकेशन। बिना एजुकेशन के पुराने जो हमारे धर्म हैं, ग्रंथ हैं, उनमें ये कहा है कि बिना शिक्षा के इंसान, मनुष्य जो है बिना पूँछ वाला जानवर के बराबर है। अनपढ़ होना एक पाप बताया है। हमारे एक श्लोक में उन माता-पिता को अपने बच्चों का दुश्मन के बराबर बताया गया है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, कुछ हमने पढ़ा था, वो कुछ ऐसा था, माता शत्रु पिता बैरी, येन बाल न पठिता, ना शोभते सभा मध्ये, हंसपते बको यथा। इस तरह का कुछ श्लोक था। हो सकता है शायद मेरे से कुछ गलती हुई हो उच्चारण में। तो इसका जो भावार्थ ये था कि वो माता और वो पिता अपने बच्चों के शत्रु है, बैरी है, उनके दुश्मन के समान है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, अनपढ़ रखते हैं। ऐसे लोग जो अनपढ़ रह जाते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, वो किसके समान हैं? जैसे हंस की सभा हो तो वहाँ पे कोई बगुला जो आ जाए वो शोभा नहीं देता। वैसे ही अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों की, महापंडितों की, विद्वानों की सभा में शोभा नहीं देते। ये बात कही गई है। तो एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, मगर एजुकेशन लेना कितना मुश्किल होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं अपने सरकारी स्कूलों की। जैसे हमारे केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर मैं ये कहता हूँ, अगर वो आम आदमी की बातें वाक़ई में सुनते हैं, समझते हैं, या किसी तरीके से मेरे जैसे किसी और की बात उनके कानों तक गई है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि सर, अगर वास्तव में ऐसा होता है कराते, तो ये बहुत 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 बढ़िया बात होगी। हम लोग उस मुकाम पे नहीं हैं, मगर जो आने वाले पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो अगर पढ़ लिख जाएँ, वास्तव में अच्छे से पढ़ जाएँ। गरीब लोगों के बच्चे हैं, कई कई तरह की समस्याएं उनके जीवन में, उनकी दिक्कत होती है, नहीं पढ़ पाते हैं। और सबसे बड़ा रोड़ा तो शिक्षा में आजकल जो है पैसा आ जाती है। पैसे के वजह से, पैसा ना होने की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, तो बहुत बुरा लगता है। और हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीबी रेखा में तो नहीं हैं, मगर हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, या हमारे जैसे और भी लोग हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, इसलिए क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, या हमारे बच्चों को जो माहौल अच्छा मिले, सुरक्षा मिले। मेरे जैसे और मैं, कई सारे माता पिता इसीलिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में
भेजते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को चलो जो कुछ कराना है हम तो कराएंगे ही, हमारे बच्चों को सुरक्षा मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा। अगर यही सुरक्षा और अच्छा माहौल हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिले तो हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों ना डालें, क्यों ना डालें हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में। अगर वहाँ पे हमारी बेटियों के लिए अच्छे जो वो टॉयलेट्स बने हो, साफ़ सुथरे हो, सब कुछ हो। कई 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 हमारी बच्चियाँ इसलिए स्कूल नहीं जाती है क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट अच्छे नहीं होते हैं। अब मुझे नहीं पता अब क्या हालात है, क्या हालत है सरकारी स्कूलों की, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे यूपी नोएडा में हो। बट अभी भी जो है सरकारी स्कूलों में मैंने देखा है सिर्फ वही बच्चे आ रहे हैं जो बहुत ही निम्न वर्ग तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, गलत होगा। मैं कहूँगा जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं, गरीब लोग हैं, जैसे तैसे आके पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि गरीब के बच्चों के साथ पढ़ने से हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड गिर जाएगा, मगर कहीं न कहीं हमारे मन में ना एक इनसिक्योरिटी की आशंका रहती है कि भई नहीं, नहीं, नहीं हमारा बच्चा वहाँ नहीं, वहाँ तो पता नहीं कैसा ही माहौल होगा, कैसे ही लोग होंगे। ये सब चीज़ का आश्वासन, और सिर्फ़ आश्वासन ही नहीं, सच्चाई में अगर ये सब चीज़ें हमें मिले या सबको मिले तो क्यों ना सब सरकारी स्कूलों में जाए। और सरकारी स्कूल के जो हमारे टीचर्स होते हैं, दोस्तों मैं कई सालों तक मैंने सरकारी दिल्ली सरकार के स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनके साथ मैं रूबरू होता आया हूँ, और उनके तकलीफ़ें मुझे, हालांकि मैं मानता हूँ कि अच्छा खासा पैकेज होता है उनका, बट उनकी तकलीफ़ें देख के ना मेरा मन पसीज गया, बहुत ज़्यादा मन पसीज गया, मुझे तो बहुत ख़राब लगा। उनकी हालत इतनी ख़राब है, वो पढ़ाना चाहते हैं बट कई तरह के झमेले में फंसे हैं। सरकारी कामकाज के जो फॉर्मेलिटीज़ है, मतलब शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है, नहीं कर पाते हैं। और शिक्षा नीति के अनुसार जो है शिक्षा का अधिकार सबको है, होना भी चाहिए, मगर बहुत सारी ऐसी बातें मैं यहाँ पे कहना सही नहीं समझता। आप खुद ही जाके देखना सरकारी स्कूलों का क्या हाल हो जाता है, कैसे-कैसे लोग होते हैं। हमारी बच्चियों के लिए सुरक्षा का अभाव हमें लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ही। अभी तो लॉकडाउन से पहले कोरोना के टाइम के बाद का जो टाइम है, उसके बाद तो मैं नहीं कुछ कहूँगा कि ऐसा कुछ मैंने देखा, बट उससे पहले तक का मैंने जो देखा मुझे बहुत ख़राब लगा कि बहुत ही बुरी हालत होती है। काफ़ी सारे उल्टे केस हो जाते हैं, उल्टे सीधे पुलिस स्कूलों में आती है। बच्चे हमारे, कई छात्र के नाम पे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सिर्फ़ गुंडागर्दी करते हैं, मार काट करते हैं। बच्चों में सिर्फ़ शिक्षा से पहले नैतिक शिक्षा का होना भी ज़रूरी है, कि शायद ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, कि वहाँ सेफ्टी नहीं होती है। तो ये सब हो तो कितना अच्छा हो। अब बात करते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे हमारे सीएम साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को इस लायक बना दूँगा, मैं तुम्हें लाखों रुपए की तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मगर इतना एजुकेशन इतनी फ्री कर दूँगा, इतनी आसान कर दूँगा, फ्री कर दूँगा बिल्कुल, कि तुम्हारा बच्चा जो है इतना होनहार बनेगा, आईआईटी से पढ़ के जाएगा तो स्टार्टिंग इस पैकेज उसका 50 लाख का, इतने लाख का होगा, तो उसके तो घर के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन बात है ये, बहुत ही ज़्यादा। अगर ऐसा होने लगा तो हमारा समाज धीरे धीरे जो है गरीबी जो रेखा है वो ख़त्म ही हो जाएगी, कोई गरीब ही नहीं रहेगा। हर एक जो गरीब परिवार के या मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं वो आगे निकलेंगे, उनको प्लेसमेंट मिलेगी, वो बहुत तरक्की करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो देश हमारा, ये राज्य क्या, दिल्ली क्या, पूरा देश खुशहाल बनेगा। मगर अब हम बात करते हैं कि आजकल जैसे मैं, क्योंकि पैरामेडिकल कैडर से हूँ, मेडिकल लाइन के बारे में भी मैं बात करता आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या देखा कि कुछ लोग हैं जो काफ़ी कुछ जानते हैं, बट उनके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं, काम आता है उनको करना, कर लेते हैं। मैंने देखा है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है,
जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा ट्रेनी था, मतलब आते रहते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद भी वो हमसे बात करने आ जाते हैं, मिल लेते हैं, या कहते हैं कि हमें थोड़ा और एक्सपोजर चाहिए मेडिसिन का। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आ जाओ। तो वो जो स्टूडेंट था, उसने मतलब वो अपने बारे में बताया था, उसने क्लिनिक खोल रखी है, क्लिनिक चलाता है, वो इंजेक्टिबल्स भी अच्छे से कर पाता, दे पाता है। और उसने शायद मेरे सामने एक को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया भी, हालांकि ये इलीगल बात है, जो क्वालिफाइड नहीं है। मतलब अगर हम लॉ की बात करें, लॉ के कानून के दायरे में रह के बात करें, तो बहुत गलत है, ये गलत है। जो क्वालिफाइड नहीं है, तो मैं राइट नहीं है, वो कहते हैं मैं तो जो है डिलीवरियाँ भी करा देता हूँ, मुझे थ्योरेटिकली उसको मेडिसिन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं। हर एक चीज़ की मेडिसिन तो इतनी वास्ट होती है, हर दिन डॉक्टर्स को भी अपडेट होना पड़ता है, पढ़ते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी भर पढ़ते रहना पड़ता है, हम भी पढ़ते रहते हैं। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन क्वालिफाइड है वो सर्जरी करने लग जाए, डिलीवरी करने लग जाए, प्रेगनेंसी केस देखने लग जाए और इंजेक्टेबल्स देखने लग जाए, देना शुरू करे। ये तो बहुत गलत बात होगी, मतलब कानून के नज़रिए पे देख के। बट एक बहुत अजीब सी बात ये मुझे महसूस हुई कि कुछ लोग हैं जरूर वास्तव में जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बट क्वालिफाइड नहीं, वो देख देख के सीख गए। मेरे एक जानकार थे डॉक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने कहा, वरुण मैं ना जो मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई की अच्छे से, काफ़ी इंटेलिजेंट वो थे, हैं मतलब अभी भी। और उन्होंने कहा कि मुझे ना, मैंने क्वालिफ़ाई तो कर लिया, अपना एग्ज़ाम पढ़ लिया, एमबीबीएस कर ली, बट मुझे ना कभी प्लास्टर चढ़ाना नहीं आता था, मुझे ड्रेसिंग करनी नहीं आती थी। वो मैंने किससे सीखा? एक नॉन क्वालिफ़ाइड पर्सन से। हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय होते हैं या क्लास 4 के लोग होते हैं, उनसे सीखा मैंने तो। और वो बहुत बढ़िया बेहतरीन करता था। उसने मुझे बताया कैसे सूचर लगाना है, क्या करना है। मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा, बट मुझसे हो नहीं पाता था। मैंने मतलब ये थ्योरेटिकली नॉलेज बड़ी परफेक्ट थी, बट मैं नहीं कर पाया था। उससे मैंने सीखा, तो मैं बड़ा हैरान था। तो कहीं न कहीं ये मतलब एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है। इसके लिए एक फॉर्मल जो हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी मैं बात करता आया हूँ कि जो नॉन अटेंडिंग टाइप के लोग हैं, बट ये तो ख़ैर नॉन अटेंडिंग वाले वो लोग हैं जिन्होंने कुछ करना ही नहीं होता, इनको तो बस कागज़ का टुकड़ा चाहिए होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब इनके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बट उनके मन में ये क्वेरी उठती है, हम ऐसा करके देखते हैं, या वो देख के सीख लेते हैं। मतलब कुछ लोगों का ना माइंड ऐसा होता है, जो वो पढ़ने लिखने की बातें उनके माइंड में घुसती नहीं है, मगर प्रैक्टिकली उनको कुछ करके दिखाओ, कुछ करते हैं, देखते हैं, तो वो उसमें बड़े महारत हासिल कर लेते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। कई कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे सुने हैं। अब इस बहुत पुराने टाइम पहले भी मैंने ऐसी बातें अपने सामने होते हुए देखी थी, सुनी थी। बट आज जब मैंने ये जो लड़का जो ट्रेनी था, ये आया, इसने किसी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया और ये कहता है कि मैं डिलीवरी केस भी देख लेता हूँ, प्रेगनेंसी केस भी देख लेता हूँ, एक क्लिनिक भी खोली है। तो मुझे फिर जहन में याद आया कि हाँ, ऐसे बातें मैंने भी सुनी हैं। हालांकि जो एमसीआई इन सब बातों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता, और वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ केस दायर करने की बात करता है कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई, ये तो गलत है। और कानून के देखते हुए मैं भी यही कहूँगा गलत है। बट यहाँ सवाल ये उठता है, ये जो लोग सीख लेते हैं काम करना, कई सारी जो मिडवाइफ़ होती है वो कौन पढ़ी लिखी होती हैं क्या? मिडवाइफ़ जो दाइयाँ जिन्हें गाँव में कहते हैं, वो एकदम अंगूठा छाप होती है, अंगूठा छाप, उन्हें कुछ नहीं आता, पढ़ी लिखी नहीं होती, बट वो प्रेगनेंसी केस अच्छे से देख लेती हैं सारे के सारे। मेरे घर में मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी दीदी, इन सब को ये जो दुनिया में आई है, इनका कोई अस्पताल में कोई वो डिलीवरी केस नहीं देखा गया था। इनको जो डिलीवरी कराने वाली थी वो एक मिडवाइफ़ थी, और वो हमारी जो पिताजी हैं उनकी ताई थी, जो एक दाई जिन्हें कहते हैं पुराने ज़माने में दाई। वो मतलब बच्चे की पेट में हाथ लगा के, गर्भवती महिला के देख के बच्चे की पोजीशन का पता लगा लेती थी। ये बच्चा उल्टा है, ब्रीच पोजीशन है, तो उसे ठीक भी कर लेती थी कैसे कैसे करके। हालांकि हमारे
मैं ये नहीं कह रहा कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो पढ़ लिख के आते हैं, 5 साल मेहनत करके आते हैं, वो गलत हैं, वो नहीं कर पाते हैं। बेशक वो कर पाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं जो एवं ही आ जाते हैं बस, वो नहीं कर पाते और उन लोगों की वजह से बहुत नुकसान होता है मरीजों को। तो बात मैं कर रहा था इनकी, ये जो दाइयाँ होती हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती, बिल्कुल भी इन्हें मतलब कह दो काला अक्षर भैंस बराबर, मगर ये कहाँ से कैसे कैसे करके देख के या इनको जाती तौर पे इन्होंने कहीं से प्रशिक्षण लिया होता है, ट्रेनिंग ली होती है शायद, और ये इतना अच्छा काम कर लेती थी कि बताओ कि कई बार तो हम अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं जी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बच्चा ये हो गया, वो हो गया, ये है, वो तो शायद जानबूझ के झूठ भी बोलते होंगे ताकि सिजेरियन करवा के खूब लाखों रुपया ऐंठ सकें उनसे। तो और कई बार नहीं भी केस सही से हैंडल हो पाता है, बट ये जो दाइयाँ होती हैं ये कैसे कर पाती हैं? इन्होंने कौन सी मेडिकल की एजुकेशन ली है, कोई फॉर्मल एजुकेशन ली होती है? तो दैट मीन्स ये है कि ये सब चीज़ें जिनके लिए हम इतना सोचते हैं कि भाई 5 साल की भाई मेडिकल की पढ़ाई होती है, कोई खाला जी का भाड़ा नहीं है, ये नहीं है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रातों रात पढ़ना पड़ता है, इसके मेडिकल के एंट्रेंस के लिए ही इतना वो भाग दौड़ होती है, अरे इतनी परसेंटेज नहीं आए, कट ऑफ हो नहीं हुई, सिलेक्शन नहीं होगा, इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगती है। प्राइवेट कॉलेज से बेहिसाब पैसे लेते हैं और सरकारी कॉलेज में तो कोई चुनिंदा लोगों का ही एडमिशन हो पाता है। मतलब बेशक ये सब एक जटिल प्रक्रिया है और बहुत आसान नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये इतना भी मुश्किल है? एक अनपढ़ इंसान, एक अनपढ़ आदमी सिर्फ देख के प्रिस्क्रिप्शन लेके किसी मरीज़ का प्लास्टर कर पा रहा है, ड्रेसिंग कर पा रहा है, ड्रिपिंग दे पा रहा है, इंजेक्शन लगा पा रहा है और बिल्कुल सही तरीके से लगा पा रहा है। और वो एक जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है महिला, जिसे हम दाइयाँ कहते हैं अपने गाँव देहातों में, वो बच्चों की डिलीवरी करवा लेती। कई बार वो जो कॉम्पिटेंट होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा करा पाती हैं। तो ये सब क्या क्या चीज़ है? मतलब कि ये पढ़ाई, ये भी तो एक तरह की शिक्षा हुई ना? शिक्षा है कि नहीं? शिक्षा हुई ना, ये एक तरीके की शिक्षा ही तो है। वो उनको पढ़ा लिखा के डॉक्टरों को लिखित में उनसे परीक्षा ली जाती है, फिर प्रैक्टिकली वो कई लोग तो बहुत अच्छा करते ही हैं। तो ये लोग भी कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कहीं न कहीं जो है एजुकेशन को जानबूझ के या जानकारी को, शिक्षा को, जानकारी को, तकनीक ही कह दो, जो भी है, एक तरह का ज्ञान ही तो है ना? तो इस चीज़ को जानबूझ के छुपाया जाता है। ये एक तरह की अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है। आपको अनपढ़ अज्ञानी बनाने की साजिश है। अगर यही इस तरह के का प्रशिक्षण सभी को दिया मिल जाए तो क्या दिक्कत हो? बेशक कोई इतना कॉम्पिटेंट ना बन पाए, मगर इतना तो कर पाए कि अचानक अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है और अचानक उसे लेबर पेन उठा, कुछ प्राथमिक जो उपचार है वो तो कर पाए, बट बल्कि इससे भी बढ़कर कर पाती हैं ये दाइयाँ, कर लेती है। आप लोगों ने देखा भी होगा पुरानी फ़िल्मों में और हकीकत में भी देखा होगा, दाइयाँ लोग अच्छे से कर लेती थी। ये लोग बच्चे की डिलीवरी करवा लेती थी और कभी भी कोई ऐसा नहीं होता था कि सिज़ेरियन की नौबत आ पड़ी हो, है ना? तो कोई ना कभी शायद, आजकल तो बहुत मशीनी युग आ गया है, पल्स रेट, बीपी वगैरह, ईसीजी वगैरह सब कुछ देख उसको लाइव साथ में लीड्स वगैरह लगाई गई होती है, तो देखते हैं कि हाँ सही चल रहा है, ये है, वो है। प्रेगनेंसी में तो मतलब और जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिसमें बहुत सर्जरी नॉलेज चाहिए है उसकी बात नहीं कर रहा, बट जहाँ प्रेगनेंसी बच्चे की डिलीवरी कराने का काम एक नॉन कॉम्पिटेंट और एक मतलब अनपढ़ इंसान कर सकता है, सीख सकता है। डैट मीन्स ये एजुकेशन ही है एक तरह की, जो किसी को भी बताई जा सकती है, मगर इसका प्रचार नहीं किया जाता, इसे फैलाया नहीं जाता लोगों में। और जो है एजुकेशन फ़ीस के नाम पर खूब पैसा ऐंठा जाता है, बड़ा-बड़ा दिखावा किया जाता है, ये है, वो है। जानबूझ के ढंग से पढ़ाया नहीं जाता स्कूलों में, कॉलेजेस में। मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल सीट्स
मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, इसी तो ऐसी तो बहुत खबरें आती है। पर मैं कहता हूँ क्यों क्यों ऐसा करना है कि बच्चों का एग्ज़ाम आप उसमें प्रवेश परीक्षा ले रहे हो और उसमें इतना ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना कट ऑफ नहीं आया, बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पाता। ये तो धंधा है ना एजुकेशन के नाम पे, धंधा ही तो है कितने सालों से। मतलब और कुछ बारीकियाँ जो होती हैं, मतलब अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मतलब आप उस चीज़ को पाने के लायक नहीं, ये कहना चाहते हैं इस तरह की बातों से कि अगर आपका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप मेडिकल के कोई सी भी जानकारी आप प्राप्त करने लायक नहीं हो या आपकी क्षमता नहीं है, ये साबित करना चाह रहे हैं। तो ये जो नॉन कॉम्पिटेंट लोग हैं ये कैसे कर पाते हैं? कहीं न कहीं से ये अपने ज़ाती तौर पे अपने पर्सनल एफ़र्ट्स पे ये लोग कहीं न कहीं से सीख ही तो लेते आएँगे ना। मैं एक और केस ऐसा देख चुका हूँ जिसमें एक हमारी पत्नी की जानकार थी, उनकी कोई जानकार, कोई उनकी मित्र रही होंगी, वो उनकी सखी, उनके साथ दोस्तों एक समस्या थी कि वो माँ नहीं बन पाती थी। मतलब गर्भ ठहरता था मगर वो बच्चा गिर जाता था हर बार। परेशान थी, अब दुखी थी कि मेरा बच्चा, मैं माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है मुझको। वो बड़ी दुखी थी और बड़े-बड़े अस्पतालों में जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बेहिसाब पैसा खर्चा, और जहाँ कहीं वो जाती थी, जितनी उनकी हैसियत थी, कोई उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, उनका बच्चा नहीं टिक पाता था। फिर वो ऐसी महिला के पास गई जो कोई क्वालिफ़ाइड, कोई एमबीबीएस या गायनेकोलॉजिस्ट वग़ैरह नहीं थी। उसने कहीं से काम सीखा था और उसने कहा कि इस बार आप मेरे पास आओ, मैं आपको ऐसा, आपको मतलब आश्वासन देती हूँ, पूरा डेडिकेशन के साथ आपका इलाज करूँगी। और उन्होंने इलाज शुरू किया और जो बातें उनको बताई, उन्होंने उसको माना, तो उन्होंने कंसीव भी किया और एक नहीं जुड़वा बच्चे कंसीव हो गए। और भगवान का आशीर्वाद कहो, चमत्कार कहो, या वो जो महिला थी, जो ना वो डॉक्टर थी ना गायनेकोलॉजिस्ट थी, बट वो जानकार थी, कैसे न कैसे करके वो जानकर उन्होंने सीखा था और उनके इलाज से वो उनको गर्भ ठहरा और बच्चे सलामत रहे, अबॉर्शन नहीं हुआ और उन्होंने अच्छे से मतलब बच्चों की डिलीवरी भी करा दी और उतना खर्चा भी नहीं आया। तो अगर हम कानून के दायरे में रह के बात करें तो ये जो मेडिकल काउंसिल के लोग हैं ये तो कहेंगे तो फ्रॉड है, ये तो ऐसे है, ये तो आपकी जान को रिस्क में डाल देंगे, ऐसे लोगों के पास ना जाया करें, ये है वो। कई लोग होते भी हैं जिनको जानकारी नहीं होती, रिस्क में रहते हैं, वैक्स होते हैं, झोला छाप होते हैं। मगर मेरा मुद्दा यहाँ पे ये डिस्कस करना नहीं है कि कौन झोला छाप लोगों को बढ़ावा देना नहीं है। मेरा जो मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हाँ, ये काम सीखा जा सकता है। ये काम, ये जानकारी, ये ज्ञान, ये एजुकेशन समाज में अपने छात्रों को, अपने बच्चों को कहीं मतलब एक मास लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन, डिसेमिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड। ये ज्ञान दिया जा सकता है ना, दिया जा सकता है। तो इस ज्ञान को देने में या प्राप्त करने में इतने झंझट क्यों हैं भाई? इतनी प्रणालियाँ, इतनी प्रक्रियाएँ क्यों हैं भाई? मेडिकल, चलो मैं मान भी लेता हूँ, मानना भी चाहिए कि एक तरीका होता है, बनाया हो सलीका किसी चीज़ को प्राप्त करने का, चाहे कोई कोई शय हो, कोई चीज़ हो या कोई किसी चीज़ की आरज़ू हो, उसको प्राप्त करने का भी एक सलीका है या एजुकेशन है। कोई भी हो, कोई रिश्ता हो, सलीका बनाया गया है तो वो उसे हम गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। मगर उसमें इतनी समस्या क्यों है भाई? क्यों नहीं एजुकेशन के नाम पे सबको जानकारियाँ क्यों नहीं मिल सकती? अगर हम मेडिकल की जानकारियाँ जन-जन में पहुँचाएँ, अच्छी तरीके से समझाएँ, बताएँ, और कुछ ऐसी, जैसे फ़र्स्ट एड के बारे में लोगों को बताया जाता है, कैंप लगाए जाते हैं, बट वो बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं।
वो अपना शो करके आ जाते हैं, ऐसे करना है, कोई बेहोश हो जाए तो उसको ऐसे उठाना है, उसको क्या बोलते हैं सीपीआर देना है, कंप्रेशन देना है। बट प्रैक्टिकली उसके मतलब रिपीटेड सेशंस जो होने चाहिए वो तो कभी होते ही नहीं, प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस कोई करवाता ही नहीं है। कितना ज़रूरी है अगर किसी को फ़र्स्ट एड जैसी बातों के बारे में, मेडिकल्स के और भी जितनी बातें होती हैं, अगर उसमें बताया जाए, उसको यूज़ करना बताया जाए तो कितना अच्छा। अब जैसे आजकल जो एक बीपी अपरेटस है, अब तो डिजिटल आ गया। पुराने ज़माने में तो एक बीपी लेने के लिए, पुराने ज़माने की क्या बात बताऊँ, आज से कुछ साल पहले मैं सरकारी अस्पताल में गया जब मेरी पत्नी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो पहले तो मेरे माइंड में यही आया कि सरकारी में, क्योंकि ये होता भी है कि हमारा एक विश्वास होता है कि सरकारी डॉक्टर है वो ज़्यादा प्रशिक्षित है और ज़्यादा अनुभवी है। हमने सोचा हम भी अपनी पत्नी को वहाँ दिखाएँ, गए वहाँ देख के तो हमारा जो है सर ही घूम गया। सिर्फ़ बीपी करवाने के लिए इतनी लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। अब क्या है, अब तो एक मशीन लगा दी गई है डिजिटल, वो बीपी अपरेटस आता है, ऐसे करो अपने आप बीपी हो जाता है, ठीक है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले वो जो आला लगाते थे और उसको ही अभी भी आजकल एक सही तरीका माना जाता है कि जो एक वास्तव में प्रशिक्षित चिकित्सक होगा वो अपना आला लगा के और वो जो मरकरी का अपरेटस होता था उसको, उससे उसको बीपी लेना आता है, आता होगा, आना भी चाहिए, वही एक्यूरेट रीडिंग उसकी बता पाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। तो आजकल तो सबको, कोई भी घर घर में बीपी अपरेटस लेके बीपी का जानकार बन जाता है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए ये इन्फॉर्मेशन फैल गई ना, अब कोई भी बीपी ले सकता है। पहले तो बीपी के लिए ही बड़ा मुश्किल होता था कि बीपी करवा लो, इतने पैसे चार्ज ले लेते थे प्राइवेट में जो डॉक्टर बैठे होते थे, इतने बीपी करने के इतना, शुगर टेस्ट करने का इतना। तो अब तो घर में ही वो ग्लूकोमीटर है, ऑक्सीमीटर है। तो एक तरह से देखा जाए ये इन्फॉर्मेशन लोगों में इस मशीनीकरण के कारण पहुंच रही है। बट ये उनको, लोग बीपी अपना कर पा रहे हैं, ग्लूकोमीटर से अपना बीपी वगैरह चेक कर पा रहे हैं, मगर उनको उसके पीछे जो बेसिक साइंस है वो सब तो नहीं पता ना। और उसके बीपी कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, बीपी को अगर बढ़ जाए तो क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या दवा खानी चाहिए, लोगों को उसको नहीं पता है, ये सब बातें नहीं पता। अगर हम ये सब बातें सबको समझाएं, बताएं तो सिर्फ एक मेडिकल एजुकेशन एक्वायर करने के इरादा ही सफल नहीं होगा, बल्कि हम जो है अपने समाज में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों से, जो मेडिकल दिक्कतें होती है, जो समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे भी तो बचा पाएंगे ना। तो ये सब सिर्फ इसलिए नहीं दिया दिया जाना चाहिए ना कि आपको एक डॉक्टर का तबका लग रहा है, अरे हाँ जी मेरा बच्चा पढ़ के आया डॉक्टर है, ये है, बड़े तान के चलते हैं। क्योंकि लगता है भी हम भी यही चाहेंगे कल को हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने तो एक गर्व सा महसूस होता है। बट यहाँ पे जो डॉक्टरी की पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए ना कि आपको पैसा कमाना है, खूब सारा पैसा कमाओ, डॉक्टर की हो, पैरामेडिकल की पढ़ाई हो, सिर्फ इसलिए तो नहीं होना चाहिए ना कि आपको पैसा कमाना है, नाम कमाना है। कितने लाखों रुपए कमाते हैं डॉक्टर लोग, सिर्फ उनके लिए मरीज क्या है, एक एक ग्राहक की तरह के आओ। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो भैया जो है लूट ही लेते हैं। मतलब कई बार आपने भी लोगों ने देखा सुना होगा, क्या करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्या करते हैं, वेंटिलेटर पे पड़ा होता है और वो मर चुका होता है और उसको कहते हैं हाँ अभी सांस आ रही है, इतने टाइम तक उसका बिल बनता रहता है। ये सब करने के लिए मेडिकल की एजुकेशन ली जाती है क्या? हाँ मानता हूँ प्रोफेशन है, सबका कोई ना कोई धंधा होता है, प्रोफेशन होता है, बट मेडिकल प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन से अलग है ना। आप इसको सिर्फ अपनी कमाई का जरिए की तौर से मत देखो। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये मेडिकल एजुकेशन सबको मिल जाए तो कितना भला होगा। ये एजुकेशन सिर्फ कुछ लोगों को तक सीमित क्यों रहती है, ताकि कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग हैं कि बस उन्हीं को हक है कि वो ये जानकारी प्राप्त कर पाएँ, उस जानकारी के माध्यम से वो एक पढ़े लिखे इंसान की जो प्रसिद्धि प्राप्त कर पाएँ, अहमियत प्राप्त करवाएँ।
बाकी लोग दबे दबे रहें, उनको कुछ ना मिल पाए, कोई ना कोई जानकारी, ना कोई प्रसिद्धि मिल पाए, ना उनको समाज में कुछ पहचान मिल पाए। मतलब कुछ लोगों को ही हक है कि वो ही इस पहचान को अब देखते हैं। आजकल तो कई तरीक़ों से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के बच्चे आते हैं, गले में स्टेथोस्कोप लटका के बड़े दादागिरी करते घूमते हैं। तुम क्या क्या शो कर रहे हो भाई? क्या शो कर रहे हो? स्टेथोस्कोप गले में लटका के सारे में घूमने का क्या मतलब है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। तुमने क्या मेडिकल की पढ़ाई क्या सिर्फ दिखावे के लिए की है, या तुम इतने बिजी हो कि चलते फिरते कोई भी मरीज़ तुम देख लेते हो, हाँ उसका आला लगा के उसकी ब्रीदिंग चेक कर रहे हो, उसका कंजेशन देख रहे हो या बीपी नाप रहे हो, तुम इसलिए गले में स्टेथोस्कोप लटका के घूमते रहते हो सारे में हैं? मेडिकल की पढ़ाई क्या तुम सिर्फ अपना दिखावे के लिए करके आए हो, या तुम्हारी आदत बन गई है, या तुम शो करना चाहते हो कि हाँ हम डॉक्टर हैं, हमने पढ़ाई की है। ठीक है, अच्छी बात है, भगवान करे तुम्हारा नाम हो। इसलिए नहीं हो कि तुम दिखावा करके ले, इसलिए हो कि लोग तुम्हें इतना पसंद करें, इतना याद करें कि भैया ये जो डॉक्टर बन के आया है, इसने तो मेरे सारे दुख दर्द दूर कर दिए, इसने तो मुझे अच्छी एजुकेशन दी। आजकल क्या हो रहा है, फटाफट मरीज़ों को निपटा देते हैं। हाँ ये है, चल भाग जा। मानता हूँ जो मरीज़ भी है वो भी कुछ कम नहीं होते, बट मैंने ये महसूस किया ये ऐसे क्यों है? क्योंकि इनको जानकारी का अभाव है ना, इनके माइंड में उल्टी बातें भर दी गई हैं कि ये तो आप सरकारी व्यवस्था है, आप जब मर्ज़ी आ जाओ, दवाइयाँ लो। उनको हैबिचुअल बना दिया वो दवाई खाने का। अब तो उन्हें मरीज़ बोलते हैं कि लाल रंग की वो मेरी बीपी की दवाई होती है, वो दे दो, मेरी तो चलती है, मैं तो खाऊँगी। उनको कोई ना पता है कि एक जो फार्मेसीज़ में, सरकारी फार्मेसी में से दवाई लेने का क्या तरीका होता है कि पहले वो डॉक्टर के पास जाए, और वो डॉक्टर उसको चेक करेगा, देखेगा, दवा लिखेगा, तभी तो वो वहाँ से दवा ले पाएगी। ठीक है ना? तो इतनी जानकारी भी नहीं होती। कहाँ तो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मेडिकल की जानकारी अगर बड़े तबके में समाज में फैल जाए, इन्फॉर्मेशन फैल जाए, एक आम बच्चा भी जो स्टूडेंट है उसको भी इतनी नॉलेज हो कि हमें कैसे बीमारियों से बचना है, कैसे, मतलब ये तो एक सुरक्षा के तौर पे बातें मैं कह रहा हूँ कि बीमारियों से सुरक्षा मिल पाए, चेतना मिल पाए, आगाह हो पाए। बट मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ़ जो मेडिकल की एजुकेशन है उसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ़ कुछ चुनिंदा लोग नहीं होने चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। सबको ये जो मेडिकल की पढ़ाई है ये आप धीरे-धीरे कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि नॉर्मल करिकुलम में इसको ले आया जाए, पढ़ाया जाए बच्चों को ग्रेजुएशन लेवल पे। मुझे यही बात समझ में नहीं आती, इतना कंपटीशन ही क्यों है? आप कहते हो कि हमें हाई स्टैंडर्ड के लोग चाहिए, मतलब जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, बेशक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मगर आप पहले बनाओ तो सही। आप शिक्षा तो दो ना, शिक्षा का मौका तो दो, पढ़ने का मौका तो दो। बहुत सारों को तो ये पता ही नहीं होता कि हम डॉक्टर भी बन सकते हैं या हम मेडिकल की लाइन में कुछ अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, पता ही नहीं होता है। आप उनको मौका तो दो, उनको जागरूक तो करो, उनको कुछ तो एहसास दिलाओ ना कि ये सब चीज़ें भी हो सकती है। आप सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो, तो बहुत बहुत गलत बात है। मतलब एक परिवार में दादा डॉक्टर था, बाप भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, फिर वो प्रेशराइज़ करेगा अपने बच्चे को, ना तुझे भी डॉक्टर ही बनना है, ये तो हमारी ख़ानदान की परंपरा है। लड़का जो है हमारा होगा तो वो डॉक्टर होगा, बहू भी डॉक्टर होगी, और अगर दामाद हुआ तो दामाद चलो इंजीनियर हो जाएगा, ये है। तो मतलब जो लोगों के पास करोड़ों पैसा है, उनकी पुश्तें ही इतनी अमीर थी, उनके बेहताशा पैसा है, उनका वैसा माहौल मिला उस चीज़ को, तो उन्हीं को डॉक्टर बनने का हक है भैया, बाकी लोगों को नहीं है। जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उनको नहीं है, या उनको जानने का भी हक नहीं है। आपने इतनी जटिलता क्यों बना रखी है? किस लिए बना रखी है? किस लिए बना रखी है इतनी जटिलताएँ कि भई नहीं, पहले इतनी महंगी कोचिंग लो, रात भर तक आँखें फोड़ के अपनी पढ़ाई करते रहो, फिर इतनी सीटें ही हैं,
इतने रिजर्वेशन में है, इतना इसमें है, इतना इस कास्ट के लिए, इतना जनरल के लिए, कंपटीशन फाइट करते रहो। अरे वो सब चीज़ें तो तुम वैसे भी सिखाई जा सकती है, वैसे भी सीख सकता है इंसान, नहीं सीखता है क्या? नहीं सीखता है क्या? जब कोई महामारी आती है, कोई बीमारी आती है तो फटाफट कितने निर्देश दिए जाते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, मलेरिया डेंगू का सीज़न आ रहा है, अपने कूलर खाली करो, पानी इकट्ठा ना होने दो। ये भी तो मेडिकल एजुकेशन है ना, तो आप देते हो कि नहीं देते हो? उस टाइम तो आपको ये प्रोटोकॉल कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल देने होते हैं जी हमको तो, ठीक है। प्रोटोकॉल डॉक्टर्स के द्वारा जनसाधारण को, पब्लिक को, जनता को ये सब प्रोटोकॉल दिए जाते हैं बचने के लिए, बीमारियों से, इस तरह की बीमारियों से बचने पे ये करें। मैं कहता हूँ अगर हमारे भारतीय परिवारों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में, और जो हमारे गरीब लोग हैं बेचारे, उन सबको पढ़ने का मौका मिले, ये इस तरह की जो बेकार की जो पात्रताएं रखी हुई है ना कि भाई इतने नंबर आए होंगे तो ही आप कर सकते हैं, मतलब, और जिनके पास पैसा है वो तो पैसा फेंको, और चाहे तुम्हारा बच्चा लायक भी ना हो डॉक्टर बनने को, उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दो ताकि आगे उसकी शादी हो सके, या इतना वो मेडिकल अपना हॉस्पिटल खोल सके, ये कर सके, वो सब कर सके। तो देखा देखी करके कुछ दो चार बातें तो सीख ही जाता है कोई भी। तो ये कितनी ये बात मेरे दिमाग में इतनी ज़ोर से स्ट्राइक करी। मुझे लगता है कि मेडिकल एजुकेशन, या मैं कहता हूँ कि शुरू से जो है ना, सिर्फ मेडिकल एजुकेशन नहीं, आप कोई सी भी एजुकेशन देख लो। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते होते थे उस टाइम तो इतने जो प्लेटफॉर्म एजुकेशन के नहीं होते थे, इतने रिसोर्स जो इन्फॉर्मेशन के आज नहीं होते थे। आजकल तो बहुत यूट्यूब में बहुत वीडियो होता है, मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है उस ज़माने में हमको इस चीज़ को समझने में कितना कन्फ्यूजन होता था। अब देखो, अब इस चीज़ को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे समझ सकते थे। अगर हमारे पास ऐसे रिसोर्स होते तो हमको ये बात बड़ी जल्दी समझ में आती, है ना। तो मेडिकल एजुकेशन की बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन को इतना जटिल ही क्यों बनाया? क्यों आप लोग ये कहते हो कि इसको दिमाग नहीं चलता इसका पढ़ने में, या ये डफ़र है, बुद्धू है, ये मन चला ऐसे पढ़ने में नहीं है, या कुछ बच्चे मेहनत करते रहते फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते, कुछ लोगों को समझ में आ जाती। क्यों? क्योंकि ये भेदभाव किया जाता है। हमको सोर्स जो एजुकेशन का है वो प्रॉपर मिलता ही नहीं है। बात सिर्फ मेडिकल एजुकेशन की नहीं कर रहा हूँ, आप किताबें उठा के देख लो, इस तरह का टेक्स्ट बना होता है, वो बात कुछ जटिल होती नहीं, मगर उसे लिखा टेक्स्ट इस तरह से लिखा गया, बनाया गया होता है कि वो समझ नहीं आता है। बात जटिल नहीं होती, वो जानकारी, वो ज्ञान जटिल नहीं होता है, मगर उसे जटिल बनाया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है कि आपको समझ में ना आए। कहते बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड, एक बार नहीं पढ़ो, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, कभी ना कभी तो समझ आएगा। अरे इस तरह से करना ही क्यों है? क्यों इतना जटिल क्यों बनाया कि 10 बार एक ही लाइन को पढ़ने पे वो क्या चमत्कार हो जाएगा दिमाग के अंदर, वो समझ में आ जाएगी बात। अगर उसे अच्छा टेक्स्ट लिखा होगा तो वो बात कैसे नहीं समझ में आएगी? आजकल तो कोई चीज़ डाउट आती है तुरंत गूगल देख लेते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं, कोई ना कोई किसी ने अपना वीडियो अपलोड किया होता है, जैसे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें बताते हैं, डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। कई लोग बातें शेयर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से आपकी जो डाउट होती है, समस्या होती है, उसका समाधान आपको मिल ही जाता है। मगर हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था ना। और अभी भी देखो, मैं मानता हूँ सबकी समझ में फ़र्क होता है, हो सकता है, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई साधारण सी बात हो और वो समझ में, जो समझना चाहता है इंसान को, कहते हैं कि मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है शायद मेरी समझ में या मेरी ग्रैस्पिंग पावर में कुछ कमी हो, मगर मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, तो मुझे वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती है क्योंकि जो मैं उस किताब में पढ़ रहा हूँ, वो उसकी जो टेक्स्ट है, उसका जो कंटेंट है, वो इस तरह से लिखा गया है कि वो समझ में नहीं आता है मुझे। और वही बात मेरा कोई गुरुजन या कोई मेरा साथी या जो मेरा सीनियर कोई मुझे बताता है, एक बार में बताता है, तो मुझे वो बात समझ में आ जाती है।
यानी कि ये टेक्स्ट लिखे जाते हैं किताबों में, ये कुछ ऐसी मायावी तरीके से लिखे जाते हैं कि कुछ लोगों को ही समझ में आए, और बाकी जिन्हें नहीं समझ में आता वो फिर माइंड में हेजिटेशन होता है, हम पूछें नहीं पूछें, किससे पूछें, बेइज्जती हो जाएगी, ये है वो है, बहुत अपने आप में लो फील करने लगते हैं। फिर हिचकिचाहट के मारे, शर्म के मारे पूछते नहीं, क्योंकि कभी तो उस ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे तो इंसल्ट भी होती थी, इंसल्ट कर देते थे कि इसको ये नहीं आया, तुझे ये नहीं आता समझ में, ये नहीं आता समझ में। दोस्तों मैं अपनी खुद की एक बात बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था, मुझे घड़ी में टाइम देखना कैसे होता है नहीं आता था। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, अरे उन टीचर का पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा है, अरे इस किताब में देखो कितने अच्छी सरल भाषा में लिखा है, सारी बातें हमें समझ में आ गई है। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब कहीं ना कहीं हमारे अच्छे राइटर्स की हमें ज़रूरत है। अभी हम अपने बच्चों की बुक्स देखते हैं, कई बार मुझे लगता है किस तरीके से लिख रखा है ये, किताब का बच्चों को आपने पढ़ना लिखना तो सिखाया नहीं। कई सारे, मैं अपनी बेटी का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मेरी बच्ची छोटी सी, वो तो टचवुड उसका ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, वो इंग्लिश में पढ़ना सीख गई, बोलना सीख गई, हिंदी तो सिखाई ही नहीं स्कूल वालों ने। हिंदी से तो ऐसी दुश्मनी थी उन लोगों को, पता नहीं क्या है, सिखाया ही नहीं है। का खा गा बस ये सब सिखा दिया, अक्षर जोड़ना, शब्द जोड़ना, उससे कैसी ध्वनियाँ निकलती है उसके बारे में कुछ बताया नहीं, मात्राओं के बारे में सब कुछ मैंने मेरी बच्ची को पढ़ाया हिंदी में, उसको बताया, वो पढ़ लेती है, बोल लेती है, समझ लेती है। अब कोई अपने आप से उसको इंटरेस्ट जगता है, किताब खोलती है, पापा ये इसका उच्चारण कैसे होगा, ये इसका कैसे, मैं इसका क्या अर्थ है, सब पूछती है, मैं बताता हूँ उसको। तो अब आप हमको, हमारे ज़माने में हमारे पिताजी कहा करते थे कि ना, ये बेटा किताब जो बनाई गई है ना, तुम्हारे दिमाग को रख के बनाई है, तुम्हारे उम्र के बच्चों के मुताबिक जैसा दिमाग होना चाहिए उसको देख के बनाई, इसे पढ़ो समझो। पर हमें तो समझ नहीं आता था, समझ आएगा भी कैसे। अभी भी जो किताबें टेक्स्ट बनाई है बच्चों की, वो बच्चा क्या उसे पढ़ के समझ जाता है, पढ़ लेता है? नहीं। शुरुआती दौर में ही तुम ऐसे नर्सरी के बच्चे की बुक में तुम कविताएं तो खूब लिख रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो इंग्लिश में, और उन्हें रटवा रहे हो, बच्चा गा गा के कविताएं, राइम्स वगैरह इंग्लिश में सब सीख रहा है, उसे पढ़ना तो आता ही नहीं। अभी तुमने अक्षर का ज्ञान दिया ही नहीं, शब्द जोड़ना तो सिखाया नहीं, मगर तुम उनको वो वहाँ पे टेक्स्ट बुक में कविताएं लिखी हुई है, राइम्स लिखी हुई है, जिसमें इतने कठिन कठिन शब्द है, बच्चा पढ़ भी नहीं पाता, पढ़ भी नहीं पाएगा, पाता क्या, पढ़ता ही नहीं, पढ़ी, क्योंकि उसको तो अक्षर जोड़ना सिखाया नहीं, अक्षर जोड़ना, शब्द जोड़ना सिखाया नहीं, तुम उसे कविताएं कैसे रटवा रहे हो, और वो टेक्स्ट फॉर्म में कैसे रटवा रहे हो। अगर तुम्हें कविताएं रटवानी है, कविता पाठ करवाओ बच्चे को, राइम्स खुद से गा गा के टीचर लोग सिखाएं, जैसे हमारे ज़माने में टीचर्स हमें सिखाते थे, हमारे साथ झूम झूम के गा गा के हमें बताते थे, तो बच्चे के उस ध्यान में कम से कम कविता का सही अर्थ तो समझ में आता था। मगर आजकल क्या है, टेक्स्ट बुक में तो कविताएं लिख दी बड़ी बड़ी, नर्सरी के बच्चे के पहली क्लास के बच्चे के किताब में तुमने लिख तो लिया है, और शुरू में जो उल्लेख है, ये किताब लिखते हुए हमें बड़ा हर्ष का आनंद हो रहा है, बच्चों के लिए बड़ा उनका मानसिक विकास होगा। अरे तुमने ये किताब बनाई क्या सोच के बनाई है, तुमने कैसे बना ली? जो नर्सरी में बच्चा आया है, पहली कक्षा में बच्चा आया है, उसे तुमने शब्द जोड़ना, वो तो तुमने टीचर्स के लिए एक तरह से हो गई ना, टीचर पढ़ेगा बच्चे को बताएगा, तो वो किताबों का क्या मतलब रह गया? किताबों का कोई मतलब रहा इसमें? कोई मतलब रहा? तुमने बनाई किताब बच्चे के लिए, पहली कक्षा के बच्चे के लिए किताब बनाई है, तुम उसमें लिख क्या क्या रहे हो? बच्चे को पहले पढ़ना तो आएगा तो पढ़ेगा ना वो। तो सेल्फ एजुकेशन कैसे बच्चा कर पाएगा? स्कूल में पढ़ाते नहीं, माँ बाप के पास टाइम होता नहीं, बच्चा कैसे पढ़ेगा? जब तक बच्चे को खुद से पढ़ना ही नहीं आता तो वो किताब कैसे पढ़ लेगा? और यही चीज़ फिर ना आगे दर बतर हर साल बढ़ती जाती है, ऐड होती रहती है उसकी प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे को पढ़ना आता नहीं है। जब उसको पढ़ना आ जाएगा, उसका अर्थ समझना आ जाएगा, तो वो अपने आप पढ़ेगा। मगर वो किताबों की जो भाषा है, टेक्स्ट है, वो इसकी जटिलता इतनी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है कि फिर वो आसान नहीं होती है। मैंने तो यही आज तक समझा है कि हमें ये सब चीज़ें किस लिए, किताबों को प्रकाशित करने के लिए, उनसे पैसे बनाने के लिए की जा रही है, ये तो साफ नज़र आता है। मगर मेरे को जो लगता है ना, ये सब
जानबूझ के एजुकेशन को छुपाने का एक षड्यंत्र है। हमको हमारे बच्चों को अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है, अज्ञानी बनाए रखने की साजिश है। ये किसकी साजिश है, कब से चली आ रही है, कब से नहीं चली आ रही मुझे नहीं पता। पुराने ज़माने में गुरुकुल होते थे, वहाँ कोई किताबें बना के लिखा के देते थे क्या? सारी चीज़ों के नॉलेज देते थे, सब पढ़ाते थे। गुरुकुल में जब बच्चा जाता था, उसमें बच्चे को जो उनके गुरु होते थे मौखिक रूप से जो है शिक्षा देते थे, एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। सब कुछ जो मौखिक शिक्षा होती थी वही दी जाती थी बच्चों को। तब वो बाद में तख्ती पे लिखना सिखाते थे, हाथ पकड़ के। जैसे माँ बाप को कहते हैं ना, माँ बाप कष्ट झेलते हैं, भगवान के समान है, बच्चों को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। वो गुरुजन हाथ पकड़ के, ले बेटा इसको ऐसे लिखना है, ऐसे सिखाते थे। मगर आजकल कैसे सिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि शुरुआत में जो बुनियाद ही इतनी कमज़ोर होती है तो आगे जाके तो दिक्कत होनी होनी है ना। अब जो अमीर घर के लोग हैं वो तो प्राइवेट ट्यूटर भी लगा लेते हैं बच्चों के लिए, दसों तरह के, और जो कॉम्पिटेंट है वो बच्चों को टाइम देते हैं, कर लेते हैं। तो ये सब बातें क्या है, ये सब अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है मेरे दोस्तों। हमसे ज्ञान को छुपाने की कोशिश है, पढ़ाई को इतना जटिल और मैं तो कहता हूँ भयानक भी बना देते, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, फिर उनके प्रेशर बढ़ता है। हमें समझ नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बात बता रहा था बचपन की। जब मैं छोटा था, मैं चौथी कक्षा तक आ गया था, मुझे घड़ी में टाइम देखना नहीं आता था। बट मेरा टेक्स्ट बनाया हुआ था बुक में, गणित की किताब में, ये होता है वो होता है, बट मुझे तो समझ ही नहीं आता था। अब हमारे पिताजी कहते थे तुम्हारी अकल को देख के, तुम्हारी उम्र को देख के ये किताब बनाई गई है, पढ़ो समझो, प्राइवेट ट्यूटर तो मैं लगा नहीं सकता। अब सबकी जो ग्रैस्पिंग पावर भी एक जैसी नहीं होती। मगर जब तुमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, अक्षर जोड़ना, उसका भावार्थ समझाना ज़रूरी है, वो ही नहीं करना सिखाया, तो बच्चा कैसे किताब पढ़ के समझ लेगा उसको क्या लिख दिया उसमें। मुझे नहीं आता था टाइम देखना। मेरे बड़े भाई वो ज़्यादा बेशक क्या, वो हैं ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। और मेरे पिताजी का तरीका तो बहुत ही भयानक था कुछ भी पढ़ाने का। उन्होंने तो हमें जो पाठ जो पढ़ाए वो बस ज़िंदगी से जुड़े हुए पाठ उनके जो थे वो हमें समझ में आए। जो शैक्षणिक पाठ जो होते थे पाठ्यक्रम में, वो उनके द्वारा उन्होंने पढ़ाए भी बहुत कम और हमें समझ भी नहीं आते थे। और उनके तो सीधा हाथ चलते थे, समझ नहीं आया, दे एक थप्पड़, दे एक थप्पड़। और उन्होंने कितनी कोशिश की कि ये टाइम देखना सीख जा घड़ी में, बट मेरी तो समझ में नहीं आया कभी। फिर और बेइज्जती और हो गई, अड़ोस पड़ोस में जो देख रहा है इतना बड़ा बच्चा हो गया, अब तो घड़ी में टाइम देखना नहीं आता। फिर मेरे बड़े भाई ने, मैं कहता हूँ दोस्तों इस बात को, कि वास्तव में हमें ऐसे टेक्स्ट और ऐसे गुरुजनों की, ऐसे लोगों की आवश्यकता। हमको शिक्षा या कोई भी सीख तो जीवन पर्यंत प्रणाली है, प्रक्रिया है, कभी ख़त्म नहीं होती। हम ज़िंदगी में सीखते रहते हैं अभी भी। तो हमको ऐसे लोगों की, ऐसे गुरुजनों की, ऐसे टेक्स्ट की, ऐसी पुस्तकों की ज़रूरत है जो हमें शिक्षा दें, हमारे साथ शिक्षा का सौदा ना करें, जो हमें सही मायने में सिखाएं। मेरे बड़े भाई ने मुझे इस तरीके से सिखाया, 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट भी नहीं लगे कि ये ऐसे होता है। बट भाई तेरे को नहीं पता ये ऐसे होता है, ऐसे देखते हैं टाइम, ये इसका मतलब ये होता है। 5 मिनट भी नहीं लगे और वो चीज़ ऐसी समझ में आई। मैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने बड़े भाई से सीखी, उन्होंने पढ़ाया सिखाया। जब वो उन्होंने नहीं पढ़ा पाया, आगे नहीं जारी हो पाया, तो उसके बाद से दिक्कतें शुरू होने लगी। उनका शुक्रगुजार हूँ मैं जितना भी जो शिक्षित हो पाया उन्हीं की वजह से हो पाया हूँ। और ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये सब मैं यही कहूँगा। लोग तो शायद कुछ लोग ये भी कहें कि ये तो अपनी और अपने जैसे कुछ लोगों की जो कम बुद्धिमत्ता है उसको ढकने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मगर दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होता। भगवान ने जिस किसी को भी इंसान को बनाया है, किसी में दिमाग की कमी नहीं रखी है। दिमाग की कमी नहीं रखी है। हमारा माहौल, हमारा समाज और ये सब जो बातें हैं अजीब सी, आप लोगों को लग रहा होगा शायद ये पता नहीं क्या क्या बातें, कब से लेकर क्या क्या बातें बोल गया। शायद कोई मेरी वीडियो को देखे, शायद ना भी देखे, या देख के बीच में स्टॉप कर दे। मगर मैं अपनी तरफ से, ये मेरे दिल की बात है, मैं कहना चाहता हूँ। और मैं सबसे कहूँगा कि एटलीस्ट एक बार मेरा ये वीडियो देखें। ये बहुत बात सही है, 100 गुना सच्ची है। सिर्फ मेडिकल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, किसी भी तरह की एजुकेशन को हमसे छुपाने की कोशिश हमेशा से की गई है।
कि कुछ लोगों को ही सही मायने में एजुकेशन मिले और कुछ लोगों को जो हमेशा वंचित रहे। क्योंकि अगर हम पढ़ लिख ना पढ़ पाएँ, हम लोग ना पढ़ पाएँ या हमारे बच्चे पीछे रह जाए, ना पढ़ पाएँ, तो तुम लोग शासन किस पे करोगे? किसका तुम शोषण करोगे? किसके ऊपर राज करोगे? आधे से ज़्यादा लोगों को तो धर्म के नाम पे पगलाया हुआ होता है। तुम्हारे को ये चढ़ जाएगा, तुमको वो चढ़ जाएगा, तुम्हारे पे ये भूत चढ़ गया, तुम्हारे पे ये भूत चढ़ गया, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, इस देवता को पूजा कर लो। भगवान पे आस्था रखना एक अच्छी बात है, मगर भगवान और धर्म के नाम पे लोगों को झगड़े करवाना और उसके नाम पे डराना, ताकि तुम्हारा ध्यान सब इसी धर्म कर्म की बातों में लगे रहे। तुम एक तो पढ़ाई लिखाई शिक्षा वैसी जटिल बना रखी थी, जो पढ़ना चाहता है उसे भी नहीं पढ़ने मतलब तुम इस तरह से हरकतें करके उसको और उसका ध्यान हटा दो, तो कितनी ख़राब बात है, कितनी गलत बात है। किसी ने, मुझे नहीं लगता शायद किसी ने ऐसी बात कही होगी जैसी मैं कह रहा हूँ, और मगर ये बात विचार करने लायक है दोस्तों। और मैं ये कहता हूँ कि अपने लोगों को ये लगता है कि ज़िंदगी में अरे हमने तो कोई एंजॉय नहीं किया, हम तो बस क्या लाइफ है ये। दोस्तों, लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं बनी, मैं सच में बताता हूँ। लाइफ तो हमेशा प्रयास करते रहने के लिए बनी है कि हम और बेहतर बनती रहे ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, इसलिए बनती आई है, और बेहतर से बेहतर हम कर सकें। क्योंकि ज़िंदगी जब पनपती है तो ही वो, जैसी ज़िंदगी पनपती है, ज़िंदगी अपने जीवन के पहले चरण में आती है, उसी पहले चरण से ही वो खतरे में पड़ जाती है। तो सच्चा सुख या खुशी, एंजॉयमेंट जिसे कहते हैं आजकल लोगों को, एंजॉयमेंट घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, ये करना वो करना, आराम से पड़े रहना, ये एंजॉयमेंट नहीं है। खासकर मेरे लिए तो एंजॉयमेंट या खुशी का मतलब वही है कि जो हम जीवन पर्यंत कार्यरत रहें, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई बात अच्छी करते रहें, सिखाते रहें, सीखते रहें। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, इसको हम बांटते रहें, शेयर करते रहें। जो भी नॉलेज है उसको सबको मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। आज ये सिर्फ़ अनपढ़ बनाए रखने की साजिश सिर्फ़ इसलिए नहीं रह गई कि कुछ लोगों को खूब ऊंचा उठना है, इसलिए भी हो गई है ये साजिश कि लोगों के दिमाग में संकीर्णता बनी रहे, और वो कभी, कोई उनको भी तो चाहिए जिनके ऊपर वो राज करें। अब अस्पतालों में इतने मरीज आते हैं, इन लोगों को अगर सही जानकारी मिली होती, वास्तव में सही जानकारी मिलती, तो क्या इतनी भीड़ बेवजह होती है अस्पतालों में। मैं हर रोज़ जब भी अपने अस्पताल जाता हूँ, इतनी लंबी कतारें देख के मैं सोचता हूँ ये हर रोज़ इतने लोग कैसे आ जाते हैं भाई। रोज़ लोग क्या इतने बीमार हो रहे हैं, इतनी दिक्कतें आ रही है कि रोज़ रोज़ लोगों को खाने के लिए पैरासीटामोल चाहिए, रोज़ रोज़ लोगों को कमज़ोरी दूर करने के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट चाहिए, रोज़ रोज़ लोगों को आयरन टैबलेट चाहिए, रोज़ रोज़ उनको मतलब इतनी एंग्जाइटी हो रही है, उनको एंग्जाइटी दूर करने के लिए दवाई चाहिए, उनको कब्ज़ हो रही है, कब्ज़ खोलने के लिए गोली चाहिए, दस्त रोकने के लिए गोली चाहिए, उल्टी रोकने के लिए गोली चाहिए। रोज़ क्या ऐसा हो रहा है क्या? रोज़ जो अस्पतालों में आना होता, एक गर्भवती महिलाएं या क्रोनिक डिजीज़ से जो लड़ रहे हैं, कैंसर है या हार्ट के मरीज़ है या एक्सीडेंट में जो होते हैं, इनका तो मुझे समझ में आता है, ये वाकई में मरीज़ की श्रेणी में आते हैं, इन्हें देखा जाना चाहिए, इनको सही उपचार मिलना चाहिए। मगर जो इतने लोग जो आ रहे हैं, ज़रा सी खरोच लग गई आ गए अस्पताल में, ज़रा सा कुछ वो हो गया, बच्चे 17 18 19 साल की लड़कियाँ, एक पिंपल निकल गया, हाय मेरे को ये हो रहा है, मैं क्या करूँगी, मेरे को दवाई दे दो, मेरे को ये दे दो, वो बीपीओ जेल, अरे एक और दे दो ना, मैं तो एक और लिखवा के लेके आ जाती हूँ, 10 दिन की दवाई के लिए एक और लिखवा के लेके आ गई, वो तो अब तो दो, मेरा तो हक बनता है, ये है वो, तुम कैसे नहीं दे रहे, क्या कर लेगी फालतू में। अरे एक नहीं तो इस एडोलेसेंट एज में आते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब नॉलेज, ये सब जानकारियाँ, ये सब मेडिकल एजुकेशन अगर सबको मिल जाए तो इन लोगों के भी तो ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे ना। तो फिर इन्हें पता चलेगा कि हमें किस स्थिति में, मैं मानता हूँ कि सब लोग मेडिकल की एजुकेशन हायर करके, मतलब सब लोग तो डॉक्टर का जो काम कर रहे हैं,
बेशक सब लोग, अगर हमारे समाज में जितने लोग हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में सब लोग, मान लीजिए सबके सब 500 लोग हैं, 500 के 500 लोगों को मेडिकल एजुकेशन मिल गई, मगर सब लोग एक वक्त में तो डॉक्टरी का जो काम है वो नहीं कर पाएंगे ना। डॉक्टरी का काम सब तो नहीं कर पाएंगे। अगर सब लोग मेडिकल एजुकेशन लिए पढ़े हैं, सबको मेडिकल एजुकेशन मिल गई, मगर जो काम कार्यरत हैं एट ए टाइम कुछ लोग ही होंगे ना। तो ये बात मैं समझता हूँ, ठीक है, मगर सबको नॉलेज होगी तो बेवजह अस्पताल नहीं आएंगे ना। वो इतनी सारी दवाइयाँ नहीं बेकार में नहीं ले जाएंगे। अब वो लड़की आई है, उसे नहीं अगर उसे पता होता एडोलेसेंट में क्यों ऐसा होता है, पिंपल्स आते ही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब वो इस तरह के दिमाग में संकीर्णता फैल गई है। हम उसे समझा रहे हैं, बेटा ये तो कोई नॉर्मल सी बात है, तुमने डॉक्टर का भी सिर खा खा के उससे ज़बरदस्ती लिखवा लिया, अब तुम हमारे पास आई हो, हम तुम्हें अपने तहे दिल से समझाना चाहते हैं, प्यार से समझा रहे हैं, बेटा इसकी कोई नीड ही नहीं है, तुम बेवजह क्यों दवाई ले ले रहे हो, तो ठीक ही हो जाना है। थोड़ी सी कमर में दर्द हो गई, तुम आ रहे हो फटाफट दौड़े चले आ रहे हो, और ये दवाई दे दो, अस्पताल में भीड़ लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो भाई, क्यों लगा रहे हो? अभी तक हम मरीजों को, ऐसे लोगों को हम लोग कोसते थे कि भैया बेवजह नहीं आना। बस इसका कारण क्या है? कारण तो यही हुआ ना, ये क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन उनको नहीं दी गई। और एजुकेशन यहाँ पे, ये एजुकेशन उनको डॉक्टर बनाने के लिए नहीं दी जानी चाहिए थी। ये एजुकेशन उनको सिर्फ इसलिए दी जानी चाहिए थी ताकि वो कम से कम अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। उन्हें पता चलता है कि हमें क्यों अस्पताल आना है, कब आना है, किस लिए आना है। बट ये सब तो जानकारियाँ जो है इस कदर छुपाई गई, इस कदर छुपाई गई आम लोगों से कि उनकी तो संकीर्णता ही बन गई माइंड में, दिमाग में ये हो गई, बस हमें तो बस जाना, हमें क्या लेना देना, ये चीज़ हम क्यों पता करें, वो चीज़ हम क्यों पता करें, हमें तो बस दवाई दे दो, खा लो, हम ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। उसके गंभीर दुष्परिणाम क्या होंगे उसके बारे में वो उनको कभी पता भी नहीं था, ना पता चल पाएगा। पता तब भी नहीं चल पाएगा जब वास्तव में उसके दुष्परिणाम उनके शरीर में दिखने शुरू हो जाएंगे, क्या होगा। तो मेरी बस यही एक मंशा थी आज के इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। बहुत से लोग कहने लगे थे मुझे जब मेरा पहला वीडियो अपलोड किया था कि ये बहुत इतना लंबा वीडियो क्यों किया है। बट ये है कि मेरी ये आदत है, मैं कोई कुछ बोलने लगता हूँ तो फिर मेरे से रुका नहीं जाता, कंटिन्यूसली मैं बोलते ही जाता हूँ। मेरे माइंड में, जहन में बातें आती रहती हैं और मैं बोल देता हूँ, अपने मन की सारी बातें बोल देता हूँ। तो आज का मेरा यही था कि जो है कहीं ना कहीं देखा जाए पुराने ज़माने से लेकर हम महाभारत की कथा देखते हैं, उसमें भी एक प्रसंग आता है जिसमें जो है एक निम्न जाति का बच्चा जो धनुर्विद्या सीखना चाहता है आचार्य द्रोणाचार्य से, और वो उसको एजुकेशन नहीं देना चाह रहे हैं। यहाँ पे आ गई थी बात जात पात की, ऊंच नीच की, धर्म की, कि भाई मैं तो राजकुमारों को ही एजुकेशन देता हूँ। तो उसको बेचारे को एजुकेशन नहीं मिल पाई, धनुर्विद्या नहीं मिल पाई। अब उसने क्या किया, उसने खुद से, मैंने तो, तुम मेरे को अपना शिष्य नहीं मानते हो बट मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया। उनकी प्रतिमा बना के छुप छुप के वो देखता था वो राजकुमारों को क्या सिखा रहे हैं, और उसको देख के उसी का जो है अभ्यास करता था। और इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, इतने अच्छे से सारी बातों को देखा, सीखा, सुना, समझा कि वो तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर, जिसे महाभारत की कथा में अर्जुन को सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। बट सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं था। कौन था? उसके कई सारे कंपटीटर रहे। कर्ण उससे ज़्यादा श्रेष्ठ था, और ये एकलव्य जो वो भील जाति का था। और उसके बाद क्या किया गया, वो अर्जुन से श्रेष्ठ ना बन पाए, अर्जुन से श्रेष्ठ ना बन पाए, इसीलिए उसका अंगूठा कटवा लिया गया। उसे कहा कि अच्छा, जब उसने सारी शिक्षा ग्रहण कर ली, उसका प्रदर्शन करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए वो अपने गुरु के पास किया, द्रोणाचार्य के पास किया। उनसे कहा कि मैंने तो, आपने मुझे अपना शिष्य नहीं माना बट मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया, और मैं आपकी प्रतिमा बना के उसमें जो है पुष्प माला चढ़ा के आपको नित्य वंदना करके
उसका अभ्यास करता रहता था। और वो कुछ उससे पहले कुछ हुआ था, वो कुत्ता भौंक रहा था, उसने ऐसे तीर चलाया, उसके कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। तो द्रोणाचार्य हैरान हो गए। जब पीछा करते हुए आए तो देखा वो है। तब उससे पूछा गया कि भाई तुम कौन हो? कहते मैं तो वही हूँ, एकलव्य हूँ, और आपने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था, मगर मैंने तो आपको अपना गुरु माना और आपको उस तरह से प्रतिमा के रूप में प्रणाम करके, वंदना करके, पुष्पमाला चढ़ा के मैं रोज़ अभ्यास करता था। अब मैंने ये विद्या आपसे ही सीखी, आप मेरे गुरुदेव हैं। अब बताएं आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? अब गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया कि भैया अगर तुम मुझे शिक्षा तूने मेरे से ली है, मेरे को गुरु माना, तो गुरु दक्षिणा में तो मुझे अपना अंगूठा दे दे काट के। तो उसने अपना अंगूठा काट के दे दिया। तो ये क्या था? शिक्षा को छुपाया गया ना, छुपाने की कोशिश की गई। छुपाने के बाद भी वो जैसे तैसे सीखा। यानी कि ऐसा नहीं था कि धनुर्विद्या सिर्फ अर्जुन ही सीख सकता था, धनुर्विद्या सिर्फ अर्जुन ही सीख सकता था, नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं था ना। वो उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि भाई तू नीच जात का है, तेरा काम नहीं है, तो क्यों करता है ये काम? उसके जाति के लोगों को जानबूझ के इस तरह से उनकी मानसिकता बना दी गई, ऐसी संकीर्णता भर दी गई थी कि उन्होंने कभी ज़रूरत भी नहीं समझी कि हम भी कुछ आगे बढ़ के देखें, हम भी कुछ सीख के देखें। उनकी मानसिकता यही रह गई कि हमें तो बस वही करना है, जो राजे महाराजे लोग हैं इनके तलवे चाटने, इनके नीचे दब के रहना है। मगर किसी एक ने कोशिश की तो वो काफ़ी आगे बढ़ गया, और जब आगे बढ़ गया तो उसके साथ ऐसा काम किया कि बेचारे के साथ उसका अंगूठा कटवा लिया गया गुरु दक्षिणा के नाम पे। तो यही सब तो होता आ रहा है अभी तक भी। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी को ज्ञान को लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रशिक्षित संस्थान से आप पंजीकृत हो, आपको पर एक ठप्पा लगाओ कि आप हाँ इस कॉलेज से पढ़ के आए हो, ये पढ़ के आए हो। सिर्फ डिग्री इकट्ठी कर लेने से कोई नॉलेजेबल इंसान नहीं बन जाता। अगर आपने डिग्रियाँ इकट्ठी कर ली, आपको आता जाता कुछ नहीं, तो वो डिग्री किसी काम की नहीं। वहीं पे किसी ने उस चीज़ का अभ्यास करके देख के सीख लिया तो उसको आप रजिस्टर्ड नहीं मानते, उसको आप नहीं कहोगे कि हाँ ये गलत है, ये है, ये तो क्या ही करेगा। अगर किसी ने मतलब हो सकता है शायद उसने जितना सीखा उसके लिए वो भी पर्याप्त था, बट अगर उसे मौका मिले वास्तव में अच्छे से तो वो और भी ज़्यादा अच्छा सीख सकता है ना। अब एकलव्य के साथ तो बहुत गलत हुआ ना। अब वो उसके बाद तो उसका करियर वहीं पर ठप हो गया। अब ऐसे ही, क्योंकि राजा के बेटे को, राजकुमार था अर्जुन है, तो उसको बनाना था राजा, सॉरी उसको बनाना था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। वहाँ तो कर्ण भी उससे ज़्यादा तेज था धनुर्धर विद्या में। उसके साथ उल्टी सीधी बात ये हो गई कि उसे श्राप दे दिया कि जब तेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, गुरु का श्राप ऐसा माना जाता है, गुरु और माता पिता, ये चाहे जब ये कहा जाता है गुरु और माता पिता जब रुष्ट हो जाए, चाहे कुछ भी बात हो, चाहे वो उस वक्त गलत भी हो, वो नाराज़ हो गए तो फिर आपको कोई विद्या आपकी काम नहीं आएगी। अब कर्ण को अपने जन्म का पता नहीं था कि वो जन्म से क्या है, वो अपने आप को सूत पुत्र बताते थे, पर वो वास्तव में थे तो क्षत्रिय। और वो जब एक दिन गुरु काफ़ी थक हार के बोले कि शिष्य मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरे लिए तकिए का इंतज़ाम करो, तो उन्होंने अपनी थाइस में, अपनी जांघों में कहा कि गुरुदेव आप मेरे गोदी में अपना शीश रख के सो जाइए। गुरु के आराम में, गुरु के नींद में कोई खलल ना पड़े, इसलिए वो काफ़ी देर तक बैठे रहे। तभी वहाँ पर एक बिच्छू आया, बिच्छू ने कर्ण को काट लिया और कर्ण ने बेहताशा दर्द सहा और सहते रहे कि नहीं, मेरे गुरु की नींद में कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। वो काटता रहा ना, बहुत ज़्यादा खून जब बहने लगा और वो खून जब गुरु को छुआ, गुरु के ऊपर गिरा, तब जाके उनकी नींद खुली। देखा अरे इतना रक्त बह रहा है, इतना ये हो रहा है, और देखा इतना जख्म एक क्षत्रिय तो सह ही नहीं सकता। तो झूठ बोलता है, तू झूठ बोल के मेरे से शिक्षा ली तूने, इनकी तो एक सूत पुत्र है, मैंने तो तुझे सूत पुत्र बिना किसी पक्षपात के तुझे सारी शिक्षा देनी चाहिए, मगर तूने झूठ बोला मेरे से कि तू सूत पुत्र है। तू सूत पुत्र नहीं था, तू क्षत्रिय। अब मैं तेरे से रुष्ट हो गया, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ, जब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी ना अपनी इस विद्या की, तो तू सब कुछ भूल जाएगा। ये चाहे इसको आप एक माइथोलॉजी समझो,
बट ये एक बात है, एक फैक्ट होता है। अगर हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता हमसे रुष्ट हो जाए, क्रोधित होके, चाहे वो गलत बात ही कर रहे हों, वो क्रोधित होकर हमसे रुष्ट हो जाए, मतलब हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं होगी, उनकी वो बातें जो है सच हो जानी है। कर्ण के साथ यही हुआ और इस वजह से वो जो है उसकी धनुर्विद्या उसके काम नहीं आई, तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन माना गया? अर्जुन माना गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन तो था ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो एकलव्य था, कर्ण था। तो ये सब बातें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो है एजुकेशन को हमें एक्वायर करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। जो हमारे आजकल के बच्चे हैं कार्टून में लगे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं बट ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपना टाइम और दूसरी बातों में लगाते हैं। हर चीज़ का एक समय होता है, समय के साथ सारी बातें अच्छी लगती है। तो मैं तो यही कहूँगा, सबको मौका मिले पढ़ने का, आगे बढ़ने का, और कानूनी तौर पे उन लोगों को मिल जाए मौका जो पढ़ना चाहते हैं। सही तरीके से सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, यही मेरी सबसे गुजारिश भी है, यही मेरी सबसे जो है एक इल्तिजा समझो या फिर जो मर्ज़ी समझ लो, भगवान से भी मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। ये वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे।